जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर पॉस्को एक्ट पढ़ने वाले हैं। पॉस्को एक्ट यानी कि द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। ये जो एक्ट है, ये एक्ट आपके लिए ज़रूरी हो जाता है अगर आप किसी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पीसीएसजे का हो या फिर हिमाचल प्रदेश का हो या अन्य किसी जुडिशरी, जहाँ भी ये एक्ट पूछा जाता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी इस एक्ट का बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो चलिए आज के इस सेशन में हम लोग पॉस्को एक्ट को कंप्लीट पढ़ेंगे। और पॉस्को एक्ट के अंदर पढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेयर एक्ट जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ये जो किताब है, जो बेयर एक्ट है, उसको आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास पीडीएफ है तो वो भी बेटर है, आपके पास होनी चाहिए। इस लेक्चर को देखते देखते आपके पास उस पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले आज के इस सेशन में हम लोग आपके सामने ये पीडीएफ दिख रहा है जिसमें पॉस्को एक्ट का ये बेयर एक्ट है। इसको हम लोग देखेंगे। इसको देखने से पहले हमें कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए, तो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को वो कौन सी चीज़ें हैं उसको एक बार देखते हैं। चलिए, पॉस्को, जैसा मैंने आपको डेफिनेशन बताया, पॉस्को यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है। अब इस एक्ट का इनएक्टमेंट डेट और इन्फोर्समेंट डेट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का जो हमारा सेशन होगा, ये जो लेक्चर होगा, वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कवर करवाऊंगा आपको। ठीक है। तो देखिए, इन्फोर्समेंट डेट और इनएक्टमेंट डेट ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनएक्टमेंट, इस एक्ट का इनएक्टमेंट कब किया गया? इस एक्ट का इनएक्टमेंट 19 जून को किया गया, 19 जून 2012 को। और चिल्ड्रन डे के शुभ अवसर पर इस एक्ट को बच्चों के लिए समर्पित किया गया, क्योंकि ये एक्ट चिल्ड्रन से संबंधित है। इसलिए इस एक्ट को 14 नवंबर 2012 को इन्फोर्स किया गया, लागू किया गया। तो ये दोनों डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, याद रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि क्लास के लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा चीज़ है, एक्ट में टोटल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो टोटल 9 चैप्टर दिए गए हैं। और टोटल सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 46 सेक्शन दिए गए हैं। 46 सेक्शंस, 9 चैप्टर। चूंकि सेक्शंस को आपको सभी सेक्शंस को याद रखने हैं। अगर आपने सेक्शंस याद कर लिए तो ये पॉस्को एक्ट आपके लिए कुछ भी नहीं है। पॉस्को एक्ट के सभी सेक्शंस को याद करने के लिए मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा किस किस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बेसिकली आपको इंडेक्स को समझाऊंगा। इंडेक्स को समझना जरूरी है, क्योंकि इंडेक्स पर ही पूरी एक्ट निर्धारित होती है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस एक्ट को लाया क्यों गया था? देखिए, डेफिनेशन में आपको चीजें, नाम के अंदर ही चिल्ड्रन का वर्ड का इस्तेमाल आपको दिख रहा है। चिल्ड्रन का मतलब ही हुआ कि इस एक्ट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल बच्चों से संबंधित है, बच्चों से यानी चिल्ड्रन से संबंधित है। चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है? आपने जे एक्ट में चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था। जे एक्ट का मैंने फुल लेक्चर लिया हुआ, उसको आप देख सकते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का। इसके अंदर में आपको ये भी एक्ट बच्चों से संबंधित है। लेकिन जे एक्ट और पॉस्को एक्ट में एक अंतर है। जे एक्ट बात करता है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ। ठीक है। और दूसरा जो पॉइंट है जे एक्ट का, वो हम लोग चाइल्ड इन केयर प्रोटेक्शन की बात करते हैं। चाइल्ड इन केयर और प्रोटेक्शन। ठीक है। चाइल्ड इन केयर प्रोटेक्शन, एडॉप्शन, ये दो चीजों के बारे में जे एक्ट में हम पढ़ते हैं। लेकिन पॉस्को एक्ट में हम किसके बारे में बात करते हैं? क्राइम, जो क्राइम हुआ हो चिल्ड्रन के साथ, उन क्राइम्स के बारे में और उसके पनिशमेंट्स के बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो अब इसकी और चीजों को समझते हैं। जैसे आपने आईपीसी पढ़ता है। आईपीसी के अंदर आपको एक तो ऑफेंस दिखता है, यानी कि अपराध आपको दिखता है, और साथ में अपराध के
पनिशमेंट्स बताए रहते हैं, अपराध का पनिशमेंट आपको दिखता है। ये दो चीजें आईपीसी के अंदर आपको दिखती हैं। सीआरपीसी में आपको प्रोसीजर दिखता है कि कोई जो एक्ट एक्टिविटीज हुई हैं, ऑफेंसेस हुई हैं, उसकी प्रोसीजर क्या होंगी ट्रायल के लिए, ठीक है, ट्रायल के लिए प्रोसीजर्स क्या होंगी, ये आप चीज़ें देखते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, इस तरीके से। उसी तरीके से जब आप पॉस्को एक्ट की तरफ आएंगे तो पॉस्को एक्ट में भी आप ऐसा ही देखेंगे। आपने पहले ऑफेंस देख लिया, पॉस्को एक्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको ऑफेंस दिखेगा, अपराध की कौन सी अपराध है, बच्चे के साथ कौन कौन तरह के अपराध हो सकते हैं उसके बारे में आपको पता चलेगा। उस अपराध के बाद आपको पता चलेगा पनिशमेंट क्या होगा, उस बच्चे के साथ जो अपराध हुआ है तो उसका पनिशमेंट क्या होगा, ये चीज भी आप पॉस्को एक्ट के अंदर देखेंगे। साथ में इस एक्ट के अंदर प्रोसीजर की भी बात की गई है, यानी कि बच्चे का किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसकी स्टेटमेंट की, ट्रायल कैसे चलेगा, कौन सा कोर्ट करेगा ट्रायल, तमाम तरह के इंफॉर्मेशन जो है इस पॉस्को एक्ट के अंदर, सिंगल एक्ट के अंदर सारी चीज बताए गए हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पॉस्को एक्ट के अंदर किन किन तरह के क्राइम की हम बात करते हैं उसको समझिए। ठीक है, होप सो कि आपको सब समझ में आ रहा होगा। देखिए ये एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको एक्ट के अंदर इंटरेस्ट लाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए कोई भी एक्ट को आप पढ़ेंगे उसके पहले आपके अंदर इतना इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप उस एक्ट को ईजिली समझ जाए, क्योंकि बेयर एक्ट का लैंग्वेज थोड़ा टफ होता है। आपको बेयर एक्ट अगर मैंने लेक्चर में आपको 1 घंटे के लेक्चर में आपको मैंने अगर बेसिक चीज़ें कंसेप्ट कर दी, क्लियर कर दी हैं, तो आप बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं सारे अपने एक्ट को पढ़ाऊंगा जो भी लेक्चर्स आप मेरा देखेंगे। ठीक है, तो पॉस्को एक्ट में एक बेसिक चीज़ आप देखेंगे, जो क्राइम की बात करेंगे तो कौन कौन से क्राइम हैं इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, किन किन क्राइम के बारे में हम इसके अंदर बात करेंगे। तो इसमें बात करेंगे हम पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल के बारे में समझेंगे हम, इसके अंदर देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल ऑफेंस के बारे में हम लोग इसके अंदर डिटेल में देखेंगे। ये 2 तरह के क्राइम हो गए। इसके बाद तीसरा क्राइम हो गया सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में हम लोग इसके अंदर देखेंगे इस एक्ट में। चौथा चीज हम क्या देखेंगे इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर देखेंगे सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना, सेक्सुअल हरासमेंट देखेंगे। फिर क्या देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग सेक्सुअल हरासमेंट के बाद हम लोग देखेंगे चिल्ड्रन कोर्ट्स क्या हैं, कौन सा कोर्ट इसको ट्रायल करेगा, चिल्ड्रन कोर्ट क्या होगा, ट्रायल क्या होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजर देखेंगे, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग को देखेंगे। ये सब चीजें हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे, मिसलेनियस कुछ पॉइंट को देखेंगे, मिसलेनियस भी इसके अंदर दिए गए हैं। ये सारे क्राइम्स होंगे, कुछ चीज़ें ये मुख्य पॉइंट होंगे जो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा भी कई तरह के और पनिशमेंट्स के बारे में हम इसमें सब देखेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो आपको ऑफेंस मिलेगा, उसके जस्ट बाद आपको पनिशमेंट भी इस एक्ट के अंदर मिलने वाला है। अगर मान लीजिए सेक्शन 3 के अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात किया गया है, ऑफेंस के बारे में बात किया गया है, तो अगले ही सेक्शन में आपको उसका पनिशमेंट भी मिल जाएगा सेक्शन 4 के अंदर। तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज एक एक सेक्शन के अंदर ऐसे बटे हुए हैं। अगर आपने सेक्शन 3 देखा, अगर आपने सेक्शन 3 में क्राइम के बारे में बताया है तो सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट के बारे में बताया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको क्राइम और पनिशमेंट के बारे में आपको क्लियर जानकारी हो जाएगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और एग्जाम में आपको सबसे तेज भागना है, जो सबसे तेज भागेगा उसी का प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है ना, जैसे होता है ना, प्रीलिम्स निकालने के लिए ऐसा नहीं कि आपका दिमाग स्लो चलना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ इस सेक्शन में क्या दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया। इतने एक्ट है, आप कैसे सारे सेक्शन याद करेंगे, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही हो जाता है।
तो आपको ट्रिक लगाना है, यूज करना है, माइंड को यूज करना है, थोड़ा सा अपने माइंड को शांत कीजिए और इजीली चीज़ों को समझ जाइए, ताकि एग्जाम के दिन आपको याद आ जाए कि हाँ यार चलो ये याद है तो इसके साथ ये था, लिंक करके पढ़ना है ना। इंटरलिंकिंग जरूरी है, लिंकिंग जरूरी है। अगर आपने लिंकिंग किया है तो आपका एक्ट, आपके जो आपकी पूरी की पूरी चैप्टर है, पूरी की पूरी एक्ट है, वो आपको दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि होप सो कि यहाँ पे क्या है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और ध्यान देना है इस एक्ट के अंदर, वो है रेप। रेप का डेफिनेशन आपने आईपीसी के अंदर देखा, उसके अंदर आईपीसी के अंदर आपको कंडीशन भी दिखा। कंडीशंस हैं क्या, किस किस एक्टिविटीज को रेप कहेंगे, कौन गैंग रेप कहलाएगा, रेप के अलग अलग नेचर्स हैं जिसमें गैंग रेप भी है। ठीक है, गैंग रेप हो गया, हीनियस क्राइम के अंदर ब्रूटल रेप हो गया। ठीक है, ब्रूटल रेप हो गया, ये तमाम तरह के आपने टर्म सुने होंगे आईपीसी के अंदर। ये सभी एक तरीके से आपको एग्रीवेटेड, जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था अभी, जैसे देखिए एक है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ये एक नॉर्मल नेचर का हो गया, और एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब हो गया थोड़ा उससे ज़्यादा, यानी कि रेप और गैंग रेप जितना डिफरेंस आपको इधर दिखता है कि यहाँ से एक पर्सन से आकर यहाँ पे कई लोग हो गए, तो एक तरीके से आपको ये चीज़ दिखता है कि नंबर ऑफ द पीपल में एग्रीवेटेड में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन उससे बढ़कर है, पनिशमेंट थोड़ा ज़्यादा मिलने वाला है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रेप का जो डेफिनेशन दिया गया, कंडीशंस जो दिए गए हैं, वही कंडीशन कहीं कहीं आपको पॉस्को के अंदर भी आपको ये दिखने को मिलेगा। ठीक है, पॉस्को के अंदर भी आपको कंडीशंस मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम लोग एक्ट को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले एक्ट के जो आपके सारी इंफॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपको बेयर को ओपन कीजिए, बेयर को ओपन करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे क्या दिखेगा। हाँ, बेयर को ओपन करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो दिया गया है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका, एक तरीके से प्रीएम्बल बोल दीजिए, आप इंट्रोडक्शन बोल दीजिए। इस एक्ट को लाया कब गया था, क्यों लाया गया, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके पहले की एक और स्टोरी है। जैसे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जब आप जानते हैं, उसमें भी उस एक्ट को यूएन के अंदर, यानी गवर्नमेंट, पहले हमारे यहाँ ये एक्ट नहीं था, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के अंदर कन्वेंशन होता है चिल्ड्रन के लिए, और ये 11 दिसंबर 1992 को हुआ एक कन्वेंशन राइट ऑफ चिल्ड्रन को लेकर हुआ। ठीक है, जिसमें जो कि सभी कंट्रियों ने उसमें अडॉप्ट किया, इंडिया ने भी अडॉप्ट किया, और इंडिया ने अडॉप्ट कर कर जे एक्ट, पॉस्को एक्ट, ये सभी बच्चों के लिए अलग अलग तरह के कानून बनाए, जिससे बच्चों की प्रोटेक्शन की जा सके। बच्चों का प्रोटेक्शन किस किस तरीके से की जा सकती है, एक तो आप उसकी केयर करके कर सकते हैं प्रोटेक्शन, केयर से संबंधित लॉ हो जाए, या फिर बच्चा अगर कॉन्फ्लिक्ट में है, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, बच्चे के हाथों कोई क्राइम हो गया है, तो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, मान लीजिए बच्चे के साथ कोई क्राइम, कोई भी तो क्राइम हो सकता है ना, तो बच्चे के साथ अगर कोई क्राइम हो गया तो इसके लिए कोई लॉ हो गया, या फिर बच्चे के साथ ही कोई क्राइम हो गया, बच्चे के द्वारा किसने करवा दिया, मान लीजिए बंदूक दे दिया बच्चे को, बोला ट्रिगर दबाओ, ट्रिगर दबाओ, उसने ट्रिगर दबा दिया, सामने वाले व्यक्ति का मौत हो गया। खिलौना वाला बंदूक देने का, दे दिया कोई और बंदूक, जिससे इजिली उसने मर्डर कर दिया। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें 3 कंडीशंस है, एक तो बच्चे केयर की बात करेंगे, एक बच्चे के द्वारा कोई क्राइम हो गया, या फिर एक बच्चे के ऊपर क्राइम हो गया, बच्चे के साथ में क्राइम हो गया, इसके बारे में। तो यही सब 3 ऐसे काम है जिसमें आप कहेंगे केयर, प्रोटेक्शन, अडॉप्शन, ये हो गया। तो इस तरीके की इन सब चीज़ों के लिए, बच्चों के रिहेबिलिटेशन के लिए, बच्चों के लिए, चिल्ड्रंस के लिए एक्ट की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इसलिए यही भाई ये सारी चीज़ें इसमें एक्ट में मेंशन की गई है, आप यहाँ पे देख लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 भी बात करता है, पावर देता है, स्टेट को कहता है स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करे, और डिस्क्रिमिनेशन ना करते हुए पूरे के पूरे समाज के लिए एक कानून बनाए ताकि सभी लोग का भला हो सके। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी इसी तरीके से बात करता है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग सेक्शंस के तरफ। सेक्शन को देखने से पहले आपको ये पता है कि हर एक एक्ट के अंदर जब आप कोई एक्ट पढ़ते हैं तो उसका नाम, उसका इनैक्टमेंट डेट, उसका कौन इन्फोर्स किया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पॉस्को एक्ट जो है, आप सेंट्रल एक्ट बोलेंगे इसको। ठीक है, पॉस्को एक्ट को किसने लाया, पार्लियामेंट ने पब्लिश किया है, ये सेंट्रल लॉ है, ये सेंट्रल लॉ है। सेंट्रल लॉ मतलब कि पूरे इंडिया पे लागू है। इस एक्ट का पूरा नाम क्या है,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। ये एक्ट का पूरा नाम है। ये एक्ट एक्सटेंड होता है पूरे इंडिया पे, ठीक है, और इसको ऑफिशियल गजट में जब पब्लिश किया गया उस डेट से ये लागू है, यानी कि आपको नवंबर का डेट है, नवंबर 2012 में लागू कर दिया गया था। ये था सेक्शन 1। अब सेक्शन 2 की तरफ आते हैं, डेफिनेशन को देखते हुए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको आपको याद रखना है। मेरे पढ़ाने के बाद एक बार अपने पूरे एक्ट को पढ़ लेना है, रीडिंग जरूर दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखकर ये आपको काम नहीं होने वाला है। एक बार खुद से भी पढ़ लेना है ताकि आपको क्लियर हो जाए और चीजें, ठीक है ना। चलिए सेक्शन 2 में आते हैं। तो सेक्शन 2 है डेफिनेशन। डेफिनेशन जिसके अंदर कई डेफिनेशंस दिए गए हैं। ये डेफिनेशंस वही डेफिनेशंस हैं जो आगे एक्ट के अंदर आपको यूज होने वाले हैं। जैसे आप पहला डेफिनेशन देखिए, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ये आगे पढ़ेंगे आप, सेक्शन 5 में आपको बताऊंगा। इसके बाद एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट क्या होता है, सेक्शन 9 में बताऊंगा। इसके बाद आर्म फोर्सेस किसे कहते हैं, 2D, 2 का D इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चाइल्ड को डिफाइन किया गया है 2 के D में। चाइल्ड किसे कहेंगे, जो 18 साल से नीचे का है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए चाइल्ड किसे कहेंगे पॉस्को एक्ट के अंतर्गत, तो किसको कहेंगे, 18 साल से नीचे वाले को, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर रखिएगा। चलिए अगला है चाइल्ड पोर्नोग्राफी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी किसे कहेंगे, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मतलब क्या होता है। देखिए बेसिकली पोर्नोग्राफी चाहे वो वीडियो के द्वारा हो, चाहे वो फोटो के द्वारा हो, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं किसी भी सिंबल की बात कर ले, सिंबल के द्वारा हो, या फिर आप कह सकते हैं, देखिए इसमें सारी चीज़ लिखी गई है, कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हो, वीडियो हो, डिजिटल हो, फोटोग्राफ हो, चाइल्ड के उसके उससे संबंधित उसके सेक्सुअल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा वो, ठीक है ना। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी यहाँ पे डिफाइन किया गया है 2 के DA में। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डेफिनेशन, याद रखना है आपको, ठीक है। अगला है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज F में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जब पढ़ाऊंगा तो उसमें क्लियर डेफिनेशन बता दूंगा। वैसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप का मतलब होता है घरेलू संबंध, ठीक है ना। घरेलू संबंध बेसिकली आपको वर्ड से पता है, ठीक है। चलिए आगे, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ये बताया गया है सेक्शन 3 में, प्रिस्क्राइब्ड है। इसके बाद H में देखेंगे तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट है, DA इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट सेक्शन 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल हरासमेंट हम लोग सेक्शन 11 में पढ़ने वाले हैं। शेयर हाउस होल्ड, यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा कहीं रह रहा है, किसी भी घर में रह रहा है और उसी के घर के लोगों ने उसके साथ कोई व्यक्ति ने क्राइम कर दिया, ठीक है, तो वो सेम जगह पे दोनों ही बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, एक ही जगह रह रहे हैं, तो उस तरह के चीज़ों के लिए शेयर्ड हाउस होल्ड हम कहते हैं, ठीक है। स्पेशल कोर्ट है। स्पेशल कोर्ट का मतलब क्या होता है, ये बताया गया सेक्शन 28 के अंदर। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील होते हैं, ये बताया सेक्शन 32 के अंदर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा, और बाकी का IPC CRPC ये सारी पॉइंट जो है वो इसके अंदर जो डेफिनेशंस वहाँ दी गई हैं, वो अगर वो वर्ड यहाँ भी यूज होती है तो आपको कहीं ना कहीं काम आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गया। चलिए अब आते हैं हम लोग चैप्टर 2 के तरफ। चैप्टर 2 बात करता है, चैप्टर 2 के अंदर हम लोग सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, चाइल्ड के साथ कितने सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हो सकते हैं, वो सभी सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में और साथ में हम पनिशमेंट को देखने वाले हैं, ठीक है। तो यानी कि हम इसके अंदर क्राइम तो देखेंगे ही और साथ में पनिशमेंट भी देखने वाले हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने क्लियर कर दिया था आपको, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट के साथ आपको देखना है। पहला चीज है सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 बात करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं, ये 3 क्लॉज इसके अंदर आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये 3 क्लॉज जो 4 क्लॉज दिए गए हैं, चारों क्लॉज को आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि किस तरीके की एक्टिविटी अगर करेंगे आप, कोई व्यक्ति अगर करता है तो वो पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएगा। अब कौन कौन सी एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी में आप देखेंगे अगर वो पेनिट्रेट करता है अपना पेनिस और एनी एक्सटेंट, या फिर वेजाइना, माउथ, यूट्रस, एनस, किसी भी तरह का ऐसा कोई एक्टिविटी जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पर्सनल जो आपके पार्ट हैं, वो पर्सनल पार्ट उसको अगर उस तरह का चीज़ों का यूज़ करता है और या फिर किससे करवाता है, बच्चे के लिए, बच्चे के अगेंस्ट करवाता है,
तो इस तरह की एक्टिविटी अगर वो करता है, या फिर आप देखेंगे कोई भी उसका सेक्सुअल जो पार्ट है बॉडी का, उसको इस तरह से अगर यूज करता है, या फिर आप कह सकते हैं उस पे किसी और के द्वारा अगर वो उसको यूज करने के लिए कहता है, या इस तरह की एक्टिविटीज करने को कहता है, तो ये सारी चीजें आएंगी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, तो इसको चारों को आप पढ़ लीजिएगा, ये चारों नॉर्मल है, बहुत ही ईजी में लिखी गए हैं, जो आपको बताता है कि अगर इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो क्या क्या होगा। ठीक है ना। अगला है पनिशमेंट फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, यहां तक ये तो था आपका डेफिनेशन, ये 4 डेफिनेशंस हो गए। अब इस डेफिनेशंस के अंदर ये 4 पॉइंट दिए गए हैं कि सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहेंगे, लेकिन उसका पनिशमेंट क्या होगा। अगर कोई एक्टिविटी व्यक्ति इस तरह का करता है तो उसको क्या क्या पनिशमेंट दी जाएंगे। तो देखिए, पनिशमेंट की बात करें तो हूएवर कमिट पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अगर कोई कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। कितना पनिशमेंट दिया जाएगा सर, नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम का सजा नहीं होगा, और वो सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी जा सकता है, और फाइन के लिए भी लाइबल होगा। तो देखिए, ये पनिशमेंट यहाँ पे मेंशन किया गया है इसके लिए। ठीक है, अगला है, अगर कोई व्यक्ति पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, अगर वो 16 साल से नीचे का है, 16 साल से नीचे के बच्चे के साथ करता है, ये तो 16 साल 18 साल के बीच की बात कर रहा है, 16 साल से नीचे के बच्चे के साथ अगर कोई करता है तो पनिशमेंट जो मिलेगी वो 20 साल की मिलेगी। इसमें कितने साल की मिल रही है, 10 साल की मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे कितने साल की मिलेगी, 20 साल की मिलेगी। मिनिमम पनिशमेंट की बात करूँ, मैक्सिमम तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर सकता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक। इसके साथ आपको फाइन भी इसमें देना पड़ेगा जो व्यक्ति इस तरह क्राइम करेगा। ठीक है ना, और जो फाइन इम्पोज होगा क्लॉज 1 के अंदर, शैल बी जस्ट रीजनेबल एंड पेड टू द विक्टिम को दिया जाएगा, और फॉर द मेडिकल एक्सपेंसेज और रिहेबिलिटेशन के लिए उस बच्चे के साथ जो एक्टिविटीज़ हुए, जो क्राइम हुआ, उसके जो क्राइम हुए हैं वो सारे क्राइम जो उस बच्चे के साथ हुए हैं, और जो विक्टिम के द्वारा, विक्टिम के ऊपर जो फाइन लगाया जाएगा, वो फाइन का जो पैसा है उस बच्चे के फैमिली को दिया जाएगा, ताकि उस बच्चे का रिहेबिलिटेशन हो सके, दोबारा से वो समाज में आ सके, और उसकी जो है बाकी की वो सब नॉर्मल जिंदगी जी सके। तो ये सारी चीजें सेक्शन 4 के अंदर ये बताता है। तो यहाँ पे आपने देखा सेक्शन 3 और सेक्शन 4, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से ये पॉइंट बटे हुए हैं डेफिनेशंस के साथ इंफॉर्मेशन। अब अगला आते हैं एग्रीवेटेड। एग्रीवेटेड यानी कि थोड़ा सा आप उससे बढ़ के मान सकते हैं। एग्रीवेटेड में कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। एग्रीवेटेड एक बच्चे के लिए क्या क्या एग्रीवेटेड हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा एक घर में रह रहा है, मान लीजिए एक बच्चे को एक घर में रखा गया है, चाइल्ड केयर होम में। मान लीजिए एक बच्चा है, वो चाइल्ड केयर होम में रहता है। चाइल्ड केयर होम का प्रोटेक्शन करने वाले जो व्यक्ति हैं, उन्हीं लोगों ने उस बच्चे के साथ क्राइम कर दिया, उस बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया, सेक्सुअल पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किया। तो उस बच्चे के साथ अगर उस जगह पे ही हो रहा है क्राइम, तो कहने का मतलब बच्चा अपने अगर जहाँ रह रहा है वहीं पे सेफ नहीं है, तो कहाँ पे सेफ होगा। ये तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं इसको क्या है, हीनियस तरीके से है। एक तरीके से आप कह सकते हैं एग्रीवेटेड है, बढ़ चढ़कर एक बड़ा क्राइम हो गया उनके लिए। ठीक है ना, क्राइम तो दोनों ही है, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा हो गया इस नेचर की वजह से। तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं। तो एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का अगर मतलब आप देखेंगे तो देखिए सारे पॉइंट दिए गए हैं। इन सारे पॉइंट में बताए गए हैं कि किस किस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे तो एग्रीवेटेड के अंदर में आएंगे, और कौन कौन सा आप क्राइम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे कि पेनिट्रेटिव के अंदर में आएंगे। तो दोनों का कंडीशंस दिए गए हैं। उसमें 4 कंडीशंस थे, यहाँ पे देखिए सारे कंडीशंस दिए गए हैं। जैसे पहला देखिए, हूएवर बीइंग अ पुलिस ऑफिसर, कोई व्यक्ति है और वो अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड के ऊपर, काम वही है सेक्सुअल पेनिट्रेटिव वाला है, जो सेक्शन आपने सेक्शन 3 के अंदर जो देखा आपने, उसी का एडवांस फॉर्म है ये, उसी का एडवांस है सेक्शन 5। ठीक है, इसके साथ सेक्शन 5 में कुछ कंडीशंस जोड़ दिए गए हैं, कुछ और एक्टिविटीज को ऐड कर दिए गए। जैसे अगर कोई पुलिस ऑफिसर कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन, उसके जो पुलिस स्टेशन एरिया है वो अपने उस एरिया के अंदर में ऐसा कोई क्राइम करता है, या फिर पुलिस स्टेशन जहाँ पे है या फिर उसके आसपास के एरिया या वहाँ से बाहर में भी करता हो, या फिर अपनी ड्यूटी के दौरान अगर कोई क्राइम इस तरह का बच्चे के साथ करता है पुलिस वाला, या फिर कोई
उसके जान पहचान का जो है आइडेंटिफाइड है, जिसको वो जानता है उसके साथ वो करता है, ठीक है, इस तरह का क्राइम। तो ये सारे एक्टिविटीज अगर कोई करता है पुलिस वाला तो उसको एग्रीवेटेड के अंदर में रखा गया है। उसको किस में रखा गया है? एग्रीवेटेड के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। तो ज़्यादा अंतर नहीं है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में और एग्रीवेटेड में। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ें करेंगे तो उसमें आएगा। एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपको बताया गया है कि ये और टर्म है जो अगर ये भी अगर कोई करता है तो उसको एग्रीवेटेड में डाल दिया गया है, यानी कि एडवांस फॉर्म है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगला है बी। बी में देखेंगे आर्म फोर्सेस के बारे में बात करता है, सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में बात करता है कि अगर सिक्योरिटी फोर्सेस कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चिल्ड्रन के साथ तो कौन कौन से टर्म होंगे जो अगर करेगा वो ऐसे आपके ऑफिसर्स जो आर्म फोर्सेस करेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस करेंगे, तो वो भी आ जाएगा एग्रीवेटेड के अंदर। तो पहला चीज़ क्या है? अगर वो अपने एरिया के अंदर करता है जहां वो डिप्लॉयड है, या फिर अपने कमांड ऑफ फोर्सेस के अंदर में करता है, या फिर ड्यूटी जहां पे वो ड्यूटी कर रहा है वहां करता है, या फिर वो किसी व्यक्ति को जानता है, आइडेंटिफाइड है सेट पर्सन, वहाँ पे किसी बच्चे के साथ करता है, किसी बच्चे को जानता है उसके साथ करता है, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर, ठीक है। तो बस एडवांस वाली फॉर्मेट है, ये दोनों समझ गए। इसके अलावा नीचे देखेंगे हूएवर इन पब्लिक सर्वेंट है, अगर वो कमिट करता है, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कमिट करता है तो उसको क्या बोलेंगे? एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए थर्ड में लिखा हुआ है। इसके बाद मैनेजमेंट का, जेल का स्टाफ करता है, या फिर हॉस्पिटल का कोई स्टाफ करता है अगर बच्चे के साथ सेक्सुअल असॉल्ट, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, तो उसको एग्रीवेटेड में माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल, ये लोग में यहाँ से करते हैं तो वो हो गया। और या फिर जो गैंग पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट होता है अगर किसी बच्चे के साथ, उसको भी एग्रीवेटेड माना जाएगा, जैसे ना गैंग रेप, उसी तरीके से गैंग में अगर कोई सेक्सुअल पेनिट्रेटिव असॉल्ट करता है बच्चे के साथ तो वो एग्रीवेटेड माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जो हुएवर कमिट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड यूजिंग द डेडली वेपन, फायर, हीटेड, इन चीज़ों के द्वारा करता है, या फिर कोई कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ग्रीवियस हर्ट करता है बच्चे को, या फिर कोई कमिट करता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट बच्चे के साथ जहाँ जो फिजिकली इनकैपेबल हो, कोई बच्चा मान लीजिए डिसेबल हो, चल नहीं सकता है, उसके साथ कोई व्यक्ति सेक्सुअल असॉल्ट करता है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, तो उसको एग्रीवेटेड माना जाएगा। बड़ा लेवल का चीज़ हो गया ना ये, आप हीनियस से भी हीनियस क्राइम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को इसमें दर्शाता है। इन केस ऑफ फीमेल चाइल्ड अगर है तो मेक द चाइल्ड प्रेग्नेंट एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द सेक्सुअल असॉल्ट। इसके साथ इन्फ्लिक्शन है, कॉज ऑफ डेथ ऑफ चाइल्ड है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे आपको मेंशन किए गए हैं कि क्या क्या कंडीशंस है जिसको ये माना जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट यहाँ पे भी देखिए मेंशन किए गए हैं, जो कि मान लीजिए कोई बच्चे का मेंटल और फिजिकल कंडीशन उसका सही नहीं है, उसका इस्तेमाल करके कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, या फिर कोई पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है चाइल्ड का, बहुत बार करता है, रिपीटेडली करता है, तो ये भी आ जाएगा एग्रीवेटेड में। इसके बाद कोई 12 साल से नीचे के बच्चे के साथ अगर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करता है, 12 साल से नीचे के साथ, 12 ईयर के नीचे के साथ, तो उसको एग्रीवेटेड माना गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे पॉइंट दिए गए हैं, रिलेटिव है, ब्लड रिलेशन में है, इसके बाद ओनरशिप मैनेजमेंट स्टाफ करता है, ट्रस्ट अथॉरिटी वगैरह करती है, या फिर चाइल्ड जिसको जानता है उसको, इसके साथ अटेम्प्ट टू मर्डर वाला बात तो इसके अंदर भी आ जाएगा। ये सारे पॉइंट इसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपके आते हैं एग्रीवेटेड में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीवेटेड किसे कहते हैं। अब आते हैं पनिशमेंट के ऊपर कि एग्रीवेटेड पनिशमेंट, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट है, इसके अंदर पनिशमेंट क्या होगा। अभी आपने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट में आपने 10 साल एक जगह मिनिमम देखा और एक जगह आपने 20 साल देखा। दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों में फ़र्क था एज का फ़र्क था, ये आपने देखा, ठीक है। अब यहाँ पे पेनिट्रेटिव वाले में देखते हैं, एग्रीवेटेड वाले में देखते हैं। तो whoever commit the aggravated penetrative sexual assault अगर करता है, ये सारे जितने कंडीशंस आपने देखे, तो वो व्यक्ति रिगरस इम्प्रिजनमेंट उसको दिया जाएगा, नॉट लेस देन 20 ईयर्स, 20 साल तक का पनिशमेंट है मिनिमम, और साथ में रिगरस पनिशमेंट है, ठीक है ना। और इसके साथ विच में भी एक्सटेंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट shall means the imprisonment for the remainder natural life, the person shall liable for the fine or with death।
तो ठीक है, तो ये रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट होगा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकता है, पूरे लाइफ टाइम तक इसको जेल में रहना पड़ेगा उस व्यक्ति को, ये सारा चीज़ इतना लगाया सकता है, साथ में फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है, और फाइन जो इम्पोज किया जाएगा वही सेम चीज़ है जैसे आपने वहाँ पढ़ा पिछले वाले सेक्शन में, कि वो पैसा दे दिया जाएगा विक्टिम को, यानी उस बच्चे को, उस बच्चे के फैमिली को, ताकि उसका मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहेबिलिटेशन किया जा सके। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन, कौन सा सेक्शन है, सेक्शन नंबर 6, जिसके अंदर ये बताया गया है। ठीक है, टोटल 46 सेक्शन है दोस्तों। ठीक है, 46 सेक्शन में सभी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब सेक्शन एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला है सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 बात करता है सेक्सुअल असॉल्ट। सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट का सिंपल सा डेफिनेशन है, सेक्सुअल असॉल्ट का मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति सेक्सुअली इंटेंशन से टच करता है, बच्चे के किसी प्राइवेट पार्ट को टच करता है इसके साथ, या फिर खुद टच करता है, या किसी से करवाता है, या कोई थर्ड पर्सन को कहता है करने को, तो वो सारी चीजें सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, लेकिन इसमें चीज ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर पेनिट्रेशन नहीं आता है। ठीक है, पेनिट्रेशन वाली चीजें इधर है, यहाँ पे सेक्शन नंबर 7 में पेनिट्रेशन वाली बात नहीं है, सेक्शन नंबर 7 में फिजिकल की बात कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल टच की बात कर रहे हैं, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। ठीक है, दोनों में अंतर समझ लिए, अंतर समझना बहुत जरूरी है, पॉस्को में सबको अंतर ही नहीं पता चलता है, एग्रीवेटेड क्या है, पेनिट्रेटिव क्या है, तो आपको ये चीज समझना है, एग्रीवेटेड और पेनिट्रेटिव में समझ लिया आपने अंतर। अब यहाँ सेक्सुअल असॉल्ट में समझ लिया आपने कि असॉल्ट फिजिकल वाली है। ठीक है, तो फिजिकल वाली है, सिंपल फिजिकल की बात करता है उस तरीके से। तो इसमें पनिशमेंट क्या दिया गया है? तो पनिशमेंट दिया गया है शैल पनिश विद द टर्म नॉट लेस देन 3 ईयर, तो यानी कि 3 साल का मिनिमम पनिशमेंट इसके अंदर दिया गया है, और इसको 5 साल तक किया जा सकता है, 5 साल तक इसको किया जा सकता है, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, और प्लस फाइन है। फाइन क्यों दिया जाता है, क्यों लिया जाता है? ताकि बच्चे को रिहेबिलिटेट किया जा सके, उसको हेल्प किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए आप सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8। देखिए कितना इजी है, वो कैसे याद करने के लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया ना किस तरीके से याद करना है, क्राइम पनिशमेंट, क्राइम पनिशमेंट, क्राइम पनिशमेंट। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 8 तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 9 की तरफ। 9 सेक्शन नंबर क्या है इसको देखते हैं, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इस तरीके से चेंज चलता रहेगा, पेनिट्रेटिव, एग्रीवेटेड, यहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। एग्रीवेटेड यानी कि थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में हो गया, थोड़ा आगे बढ़कर हो गया। इसके साथ हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ कंडीशंस लॉ ने बता दिया कि अगर ये चीज़ें और होती हैं, ये तो सिंपल टच की बात करता है, लेकिन ये टच में और भी कुछ कुछ अगर टच करेगा, या फिर और भी और सारी चीज़ें अगर किसी खास व्यक्ति के द्वारा अगर टच किया जाएगा, कोई खास किसी पर्सन की तरफ से, पब्लिक अथॉरिटी हो गया, आर्म फोर्सेज हो गए, पुलिस हो गया, उसकी फैमिली मेम्बर्स में कोई ऐसा पर्सन है उसके द्वारा, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको बच्चा जानता था वो उसके द्वारा होता है, तो ये सारी कंडीशंस इसके अंदर दिए गए हैं। चलिए एक एक करके कंडीशन देख लेते हैं कि एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किसे कहेंगे। जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि हूएवर बीइंग पुलिस ऑफिसर, जो कमिट करता है सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द चाइल्ड विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन। सेम चीजें हैं जो वहां पे आपने पढ़ा, सेक्शन नंबर 5 में आपने जो पढ़ा, अभी सेक्शन नंबर 9 में भी आप वही चीज देख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर की बात की गई है, पुलिस स्टेशन की बात की गई है, जहाँ जो पुलिस स्टेशन है पुलिस ऑफिसर है, इसके साथ आर्म फोर्सेस की भी देखिए यहाँ पे बात आ गई, सेम टू सेम सेक्शन 5 वाला। ठीक है ना, सेक्शन 5 में जितने कंडीशंस दी गई हैं वही कंडीशंस आपको सेक्शन 9 में भी मिलने वाली है। देखिए सारी कंडीशंस वही है, सेम टू सेम। ये सारी कंडीशन, पब्लिक सर्वेंट वाली भी कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, मैनेजमेंट वाला, जेल स्टाफ वाला, हॉस्पिटल वाला, ये सब कंडीशन क्यों दिया गया है, गैंग रेप वाला, गैंग असॉल्ट वाला, गैंग सेक्सुअल असॉल्ट वाला, ये कंडीशन, सेक्सुअल असॉल्ट विद चाइल्ड वाला, वेपन्स वाला, डेडली वेपन, ग्रीवियस वाला, ये सारे कंडीशन दिया। देखिए कारण क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया। देखिए बच्चा अगर, मान लीजिए बच्चा अगर किसी एक स्पेस में रह रहा है, और एक अगर शेल्टर होम में रह रहा है, मान लीजिए शेल्टर होम में कोई बच्चा रह रहा है, और शेल्टर होम का रक्षा करने वाला व्यक्ति ही उस बच्चे के साथ गलत करेगा, तो बच्चा कहाँ जाएगा? इसलिए इन सब चीज़ों से प्रोटेक्शन करने के लिए ही इस एक्ट में एग्रीवेटेड फॉर्म को इस्तेमाल किया गया। एग्रीवेटेड का मतलब जिसकी लाइबिलिटी है सुरक्षा देने की, अगर वो
भी सुरक्षा न दे और वो बच्चे के साथ क्राइम करने लगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे बच्चा सुरक्षित नहीं है, तो वो बड़े लेवल का क्राइम हुआ, ठीक है ना। इसलिए पुलिस का काम क्या है, पुलिस का, फोर्स का काम क्या है, लोगों की सुरक्षा करना ना। अगर यही लोग क्राइम करने लगेंगे तो फिर इसको नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे, इसको कहीं ना कहीं हाई फाई बात करेंगे कि इस तरह का क्राइम अगर ये लोग कर रहे हैं। हॉस्पिटल का काम क्या है, बच्चों की सुरक्षा करना, लोगों की सुरक्षा करना। तो अगर हॉस्पिटल में ये क्राइम हो रहा है, स्कूल के अंदर अगर ये मान लीजिए किसी इस तरह का क्राइम हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं बच्चों को मान लीजिए कोई टीचर पढ़ा रहा है और वही अगर टीचर ही इसके साथ करेगा क्राइम, इस तरह का एक्टिविटी करेगा, तो कहीं ना कहीं ये बड़े लेवल का क्राइम हो गया, है ना। बच्चा वहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए अलग से सेक्शन बनाया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब आते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 10 के तरफ। सेक्शन नंबर 10 में है पनिशमेंट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट। इसका पनिशमेंट क्या है, हुएवर कमिट द एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट शैल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ टर्म नॉट लेस देन 5 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 7 ईयर। 5 से 7 साल की सजा बात की गई है इसके अंदर, और साथ में फाइन भी बात किया गया है। प्लस लगाता जा रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, फाइन भी इम्पोज किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। चलिए अगला है हमारा सेक्शन नंबर 11 सेक्सुअल हरासमेंट। सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है, सेक्सुअल हरासमेंट किसे कहते हैं, इसके कंडीशंस दिए गए हैं, 6 कंडीशंस दिए गए हैं। अगर ये काम होते हैं तो उसको सेक्सुअल हरासमेंट कहा जाएगा। क्या क्या कहा जाएगा, क्या क्या होगा, कोई वर्ड या कोई साउंड या कोई ऐसा कोई चीज जो एग्जिबिट किया जाता है बच्चे के बॉडी को इंटेंशन के साथ, जो कि बच्चों के द्वारा देखा जा रहा हो, या फिर मान लीजिए कोई ऐसा एक्टिविटी किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा जो बच्चों का सेक्सुअली उसको बता रहा है, कोई चीज़ें ऐसे समझा रहा है, उसको दिखा रहा है, जो उसके लिए कहीं ना कहीं सेक्सुअल इंटेंशन को शो करता हो। इसके साथ आप देखेंगे शो एनी ऑब्जेक्ट टू ए चाइल्ड इन द फॉर्म और मीडिया, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ उसको दिखाया जा रहा है बच्चे को किसी व्यक्ति के द्वारा, रिपीटेडली या कॉन्स्टेंटली बच्चे को फॉलो किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, या फिर कांटेक्ट किया जा रहा है बच्चों के साथ डायरेक्टली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल या किसी भी मोड में बच्चे को फॉलो किया जा रहा है, इसको भी सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर लाएंगे। इसके बाद थ्रेट किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और इसकी रियल और फिक्शनल डिस्क्रिप्शन के साथ, या फिर बच्चे को पोर्नोग्राफिक पर्पस के साथ, या फिर उसको अपने अपने लस्ट को पूरा करने के लिए ये चीज़ किए जा रहे हैं, कोई ऐसा एक्टिविटी किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर में आएंगे, ठीक है ना, इस तरह का। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या होता है कि सेक्सुअल इंटेंशन इन्वॉल्व है। कोर्ट के अंदर अगर कोई ऐसी क्राइम अगर आती है तो सेक्सुअल हरासमेंट को देखने से पहले सेक्सुअल इंटेंट को कोर्ट चेक करेगी कि जिस व्यक्ति ने अगर ऐसा कोई चीज़ किया है, कोई अगर एक्टिविटी ऐसा ये 6 एक्टिविटीज़ में से कोई एक्टिविटी किया है, तो वो उस व्यक्ति का सेक्सुअल इंटेंट होना जरूरी है। अगर सेक्सुअल इंटेंट होगा तभी तो आप उसको सेक्सुअल हरासमेंट बोलेंगे ना। अगर सेक्सुअल इंटेंट नहीं होता है तो फिर उसको सेक्सुअल हरासमेंट में कैसे लाएंगे। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है, जैसे आपको देखिए किसी बच्चे को कोई वीडियो अगर दिखा रहा है, तो वीडियो दिखा रहा है, अब किसी ने फिल्म ही दिखा रहा है, नॉर्मल मान लीजिए कोई फिल्म दिखा रहा है, अब फिल्म दिखा रहा है बच्चों को, छोटा सा फिल्म के अंदर कुछ गंदा गंदा कंटेंट आ गया, उसको भी पता नहीं है कि ये कैसे आ गया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उसको देखेगा ना कि उस व्यक्ति का था भी कि नहीं था इंटेंशन उस तरह का। तो इसलिए सेक्सुअल इंटेंशन जरूरी है, ठीक है ना, ये कोर्ट चेक करेगी इसके अंदर सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर। अब पनिशमेंट क्या है सेक्सुअल असॉल्ट में, तो पनिशमेंट क्या है, ये पनिशमेंट इसके अंदर दिया जाएगा 3 साल तक, अप टू 3 ईयर्स तक, अप टू 3 ईयर्स एंड शैल ऑल्सो बी लायबल फॉर फाइन। यानी 3 साल तक की सजा है, मैक्सिमम सजा है 3 साल, और प्लस फाइन है, ठीक है, प्लस फाइन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन 12 है ये, सेक्शन 12 यहाँ तक आपको सब समझ जाना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया सारी चीज़ डिफिनेशन। अब आते हैं चैप्टर 3 के तरफ। ये था क्राइम, ये क्राइम थे, क्राइम में आपने सारे देख लिए। कौन कौन सा क्राइम देखा आपने, कौन कौन सा क्राइम देखा आपने, पेनिट्रेटिव, पेनिट्रेटिव के बारे में देखा आपने, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा, एग्रीवेटेड, एग्रीवेटेड, ठीक है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल
सेक्सुअल एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव, यहाँ पे पेनिट्रेटिव लिख देता हूँ, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आपने देखा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या देखा, इसके बाद आपने तीसरा में क्या देखा, आपने एग्रीवेटेड के बाद आपने देखा एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव देख लिया, इसके बाद आपने देखा सेक्सुअल असॉल्ट, इसके बाद आपने देखा सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल असॉल्ट आपने देख लिया, फिर आपने क्या देखा, सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। इन सभी का आपने पनिशमेंट भी देख लिया, सभी के पनिशमेंट में सबसे कम पनिशमेंट सेक्सुअल हरासमेंट वाला था। सेक्सुअल हरासमेंट में मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट की बात की गई है, और इसके अंदर सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, सेक्सुअल इंटेंट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर है आपको ये चीजें आपने अभी चैप्टर नंबर 2 में देखा, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख रहा है उसको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, फिर वो एक बार एक्ट पढ़ लेंगे, फिर पॉस्को एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें क्लियर रहेंगी, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए होंगे आप। अब आते हैं एक्ट के ऊपर, यहाँ तक आपका चैप्टर 2 था, अब चैप्टर 3 को देखते हैं, ठीक है ना। चैप्टर 3 में आएंगे आप अगर, तो चैप्टर 3 में क्या बात करता है, यूजिंग ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस एंड पनिशमेंट। पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, पोर्नोग्राफिक वीडियो, ऑडियो या फिर इमेज, किसी भी तरह का पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए अगर बच्चे का इस्तेमाल किया जाता है तो उस संबंधित क्राइम क्या होंगे और उसके पनिशमेंट क्या होंगे, यहाँ पे वो बताया गया। तो पहला, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस। तो अगर किसी बच्चे का इस्तेमाल पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किया जाता है तो उसके लिए यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 बताया गया है। तो क्या बताया कि हुएवर यूज ए चाइल्ड इन द एनी फॉर्म ऑफ मीडिया के फॉर्म में, जैसे इंक्लूडिंग प्रोग्राम, एडवर्टीजमेंट, टेलीकास्ट, ये सब चीज मेंशन किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में, और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट टू इंटेंड टू ए पर्सनल यूज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से कोई भी, जैसे मानिए कोई रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल ऑर्गन्स, बच्चे का सेक्सुअल ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर चाइल्ड के रियल और साइमल्टेनियस सेक्सुअल एक्ट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर डिसेंट या ऑप्शंस एक्टिविटीज करता है बच्चे के साथ, उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये सब शैल बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पस। ये जितने 3 एक्टिविटीज दिए गए हैं, ये एक्टिविटीज करता है तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पस के अंदर इसको लाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक पर्पस के अंदर लाया जाएगा। अब एक्सप्लेनेशन में देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज ऑफ चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग द चाइल्ड थ्रू एनी मीडियम, किसी भी मीडिया के थ्रू, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, कंप्यूटर मीडिया हो, किसी भी मीडिया से चलेगा, टेक्नोलॉजी का कोई भी मीडियम का इस्तेमाल किया जाए, कोई भी मीडियम का इस्तेमाल किया जाए, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगा। कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो अलग चीज है, एक्सेप्शंस को छोड़ दिए जाए, बाकी सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अगला है पनिशमेंट, पनिशमेंट अगर क्या दिया जाएगा, ठीक है। पहला बता दिया चाइल्ड के बारे में, अब आते हैं पनिशमेंट को देख लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बच्चे के साथ अगर पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए यूज करता है तो उसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा, इम्प्रिजनमेंट शैल नॉट लेस देन 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर द फाइन, और एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड सब्सिक्वेंट अगर करता है, दूसरी बार करता है तो 7 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी। पहला बार में 5 साल की सजा है, ठीक है, और दूसरा फल, ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम किया तो 5 साल का सजा प्लस फाइन लगाएगा, लेकिन दोबारा कर दिया तो 7 साल की सजा कम से कम दी जाएगी और फाइन तो लगेगा ही लगेगा। तो ये आपका पनिशमेंट हो गया। पनिशमेंट याद रखना जरूरी है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता डायरेक्ट, पनिशमेंट बताओ, पनिशमेंट सेक्शन, यही तो इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला है whoever using a child or children for the pornographic purpose under subsection 1, सबसेक्शन 1 के अंदर जो सेक्शन 13 में हमने देखा वो कमिट ऑफेंस, सेक्शन 3, सेक्शन 5, सेक्शन 7, सेक्शन 9 में जो हमने देखा डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग सच पोर्नोग्राफिक एक्ट। मान लिया सेक्शन 3 के अंदर जो हमने देखा पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में, वो सब एक्टिविटी भी करता है और व्यक्ति उसका वीडियो भी बना लेता है, ठीक है। उस व्यक्ति ने उसका वीडियो बना लिया बच्चे का, और उसका पर्पस था क्या, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए उसने वीडियो ही बना लिया, तो वो तो चार्जेस लगेंगे ही, उसके ऊपर ये भी चार्जेस लग जाएंगे, सेक्शन 14 भी लगेगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे यही बात बताना चाहता है। तो वो भी सारे चार्जेस में लगेंगे और पनिशमेंट इसकी बढ़ जाएगी अगर इस तरह की एक्टिविटीज वो किया है तो। अगला है सेक्शन नंबर 15, पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक। अब स्टोर करना,
पोर्नोग्राफिक जो मटेरियल है बच्चे के साथ उसको अगर स्टोर करता है तो उसके लिए क्या क्या पनिशमेंट दिया है। बहुत सारे अपने न्यूज़ में सुनते रहते हैं। एक बहुत बॉलीवुड में भी एक आया था कि पोर्नोग्राफिक कंटेंट के ऊपर एक एक्टर थे, फेमस एक एक्टर का हस्बैंड थे जिन्होंने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को सेव किया हुआ था। तो आपने ऐसा एग्जाम्पल कई बार सुनते होंगे। तो यहाँ पे देखिए पनिशमेंट क्या है स्टोरेज के लिए। स्टोरेज मतलब वही अपना स्टोर करना किसी ड्राइव में, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, किसी स्टोरेज जगह, पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड, कहीं भी हो गया। तो एनी पर्पस हु स्टोर द स्टोर करता है चाइल्ड के बट फॉल और डिलीट और डिस्ट्रॉय और रिपोर्ट द सेम टू द डिस्टिंग्विश अथॉरिटी एज मे प्रिस्क्राइब विथ एन इंटेंशन टू शेयर करने का, ट्रांसमिट करने का, उसको बेचने का उसका कोई इंटेंशन हो उस वीडियोस का, चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, वो लाइबल होगा नॉट लेस देन 5,000 रुपीज़ एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड टाइम अगर वो करता है तो फाइन नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़। यानी कि 5,000 रुपये का फाइन है मिनिमम फर्स्ट टाइम में, और दूसरे टाइम में 10,000 रुपये का फाइन है। ठीक है। इसके बाद एनी पर्सन हु स्टोर पोजेस और पोर्नोग्राफिक मटेरियल को पोजेस करता है, स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ एनी फॉर्म ऑफ चाइल्ड फॉर ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर वो रखता है एट एनी टाइम एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए। कोर्ट के न्यूज़पेपर का कोई है एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं, कोर्ट के लिए कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है, एक्सेप्शंस है। बट इन जनरल केस में अगर देखेंगे तो शैल पनिश विद इम्प्रिजनमेंट मे एक्सटेंड टू द 3 years एंड द फाइन फॉर बोथ। तो इसमें फिर 3 साल का मिनिमम जो है इसमें सजा दिया गया है। मे एक्सटेंड टू मानी मैक्सिमम पनिशमेंट दिया गया है। ठीक है ना, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 साल की है और फाइन है, और या फिर बोथ है। ठीक है। यहाँ पे इंटेंशन क्या था, व्यक्ति का डिलीट करने का, ये सारी चीज़ का इंटेंशन था। ये थोड़ा सा हल्का मोड में था और इसके बाद ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट है। ठीक है। ये 5,000 रुपये का फाइन था, इसमें जेल वाली बात नहीं थी। अगला है एनी पर्सन हु स्टोर और पोजेस द पोर्नोग्राफिक मटेरियल in any form involving a child for commercial purpose shall be punished on the first convention। कॉमर्शियल पर्पस के लिए कोई व्यक्ति अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी करता है, वीडियोस को रखता है, ट्रांसमिट करता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो पहला कन्वेंशन पर पहला कन्विक्शन अगर होगा, वो पहली बार सजा जो मिलेगी वो 3 साल तक, कम से कम 3 साल की सजा मिलेगी, और उसको 5 साल तक किया जा सकता है पहला में, और विथ फाइन और विथ बोथ, और फाइन के साथ भी हो सकता है। लेकिन सेकेंड बार अगर वो करता है, दोबारा करता है, तो दोबारा नॉट लेस देन 5 year में एक्सटेंड टू 7 year। ठीक है। मतलब थोड़ा सा एडवांस, आपने एक्साइज एक्ट पढ़ा होगा ना, उसमें भी इसी तरीके का आता है। पहली बार कर दिया तो फर्स्ट टाइम वाली बात आ जाती है। इसके बाद दूसरा बार अगर किया तो थोड़ा सा एडवांस फॉर्मेट में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो दूसरा बार अगर उसने किया तो 5 साल का कम से कम सजा होगा, 7 साल का मैक्सिमम सजा होगा, फाइन लगेगा, फाइन नहीं भी लग सकता है, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। ठीक है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 आ गया। ठीक है ना। तो ये था चैप्टर नंबर 3। टोटल कितना चैप्टर है दोस्तों? टोटल 9 चैप्टर है। 3 चैप्टर हमने खत्म कर दिया है, 6 चैप्टर ये बचे हुए हैं। अगला चैप्टर है अबेटमेंट। आईपीसी के अंदर आपने अबेटमेंट पढ़ा ना, उकसाना, अबेटमेंट। यहाँ भी वही है, अबेटमेंट ऑफ द अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। किसी बच्चे के साथ कोई अपराध करने के लिए कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अबेट करता है, उकसाता है, तो उसके लिए क्या क्या क्राइम होंगे, क्या क्या पनिशमेंट्स होंगे, इसके बारे में ये बात करता है अबेटमेंट। ठीक है। सेक्शन नंबर 107 है शायद अबेटमेंट आईपीसी के अंदर सेक्शन नंबर 107, एक बार कंफर्म कर लेंगे, सेक्शन नंबर 107 ही है। इसके बाद देखते हैं अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस में क्या है, इसके बारे में सेक्शन नंबर 16 बात करता है। कहता है क्या, ए पर्सन अबेट ए ऑफेंस who first instigate any person to do other offenses। ठीक है। पहला चीज, किसी पर्सन को उकसाता है ऑफेंस करने के लिए, किसी दूसरे व्यक्ति को। दूसरा क्या है, इंगेज विथ वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन इन द कॉन्स्पिरेसी और डूइंग द ऑफेंसेस। किसी व्यक्ति के साथ, एक से ज़्यादा व्यक्ति के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचता है, या फिर इंटेंशनली एड बाय एनी एक्ट इलीगल ओमिशंस और डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस। ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस दिए गए हैं, इसके एक्सप्लेनेशन से बता दिए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ करेगा तो वो अबेटमेंट के अंदर आएगा। बेसिकली आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति
किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है उस क्राइम को करने के लिए, उसको बेसिकली हम लोग अबेटमेंट के अंदर रखते हैं, अबेटमेंट के अंदर इसको बताते हैं, ठीक है ना। अब अबेटमेंट के अंदर अगर देखेंगे तो पनिशमेंट भी इसके अंदर बताया गया है। पनिशमेंट क्या बताया गया, अगर कोई व्यक्ति किस द्वारा कराता है तो अगर इस तरह का कोई अबेटमेंट के द्वारा इफ द एक्ट अबेटेड किया गया हो, शैल पनिशमेंट दिया जाएगा और शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। जो उस ऑफेंस के लिए जो भी ऑफेंस होता है, मान लीजिए सेक्सुअल हरासमेंट की अगर किसने करने के लिए ऐसा किया है, सेक्सुअल हरासमेंट, ऊपर आपने पढ़ा सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में, तो इसके लिए जो इस ऑफेंस के लिए जो भी पनिशमेंट दिया गया था वो पनिशमेंट लागू कर दिया जाएगा, ठीक है ना, दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे इसलिए कोई ऐसा खास पनिशमेंट यहाँ नहीं लिखा गया है, यहाँ पे लिख दिया गया हूएवर अबेट एनी ऑफेंस, जो भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है करने के लिए, जिसने उकसाया, यानी कि इफ द एक्ट यू अबेटेड इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, ठीक है। किसी व्यक्ति ने अगर सेक्सुअल हरासमेंट करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाया है तो उस व्यक्ति जिसने उकसाया है उसको पनिशमेंट वही मिलेगा जो उसके अंदर मेंशन है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस, अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस के बारे में, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू, इस तरह का आपने वर्ड सुना आईपीसी के अंदर, वही है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट। अगर कोई अटेम्प्ट करता है ऑफेंस करने के लिए बच्चे के साथ, तो हूएवर अटेम्प्ट टू कमिट एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट टू कॉज एनी ऑफेंस टू बी कमिटेड एंड इन सच अटेम्प्ट डज एनी एक्ट टुवर्ड द कमीशन ऑफ द ऑफेंस shall be punished with imprisonment of any description provided for the offence, for the term may extend to 1/2 of imprisonment, may extend to 1/2 of the imprisonment, or in the case may be 1/2 is the longer term of imprisonment provided for the offence। यानी कि उस जो अपराध के लिए उसने ऐसा कमिटमेंट किया है उस अपराध का 1/2 पनिशमेंट मिलेगा या जो उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो पनिशमेंट यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे 18 के अंदर ये बात करता है कमिटमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर 5 को हम लोग अब देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में करेंगे या फिर आप मुझे चंदन सर टेक्स्ट बुक आप डाउनलोड करने को कह रहा हूँ आपको। आप टेलीग्राम पे आ जाइए, ठीक है ना। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए चंदन सर टेक्स्ट बुक, आ जाइए आप इसमें, वहाँ पे आपको डाउट हो पूछ लीजिएगा। कमेंट में भी आप लिख सकते हैं, वो डाउट को क्लियर करा दिया जाएगा। चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट रुकते हैं, चैप्टर नंबर 5 को देखते हैं। एक बार सारे पीछे के एक्ट को देख लीजिए आप लोग। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 देख लीजिए, फिर 5 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 को देखेंगे, 5 खत्म करेंगे, 6 खत्म करेंगे, 7, 8 और 9 सारे यहाँ से काफ़ी इजी हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ तक चैप्टर 4 तक अच्छे से समझना जरूरी था। चैप्टर 5 की तरफ आते हैं। चलिए, चैप्टर 5 कहता है प्रोसीजर फॉर रिपोर्टिंग ऑफ केसेस। अब जैसे कोई क्राइम हुआ, जितने भी आपने क्राइम पढ़ा, वो क्राइम होने के बाद उसको रिपोर्ट भी तो किया जाएगा ना। पुलिस वाले कैसे रिपोर्ट करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, है ना, कैसे ट्रायल चलेगा, बहुत सारी चीज़ें होती है, पुलिस कैसे उसके इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से आपको समझना है रिपोर्टिंग ऑफ द ऑफेंसेज। सेक्शन 19 में रिपोर्टिंग की बात करता है, तो रिपोर्टिंग के लिए ऑफेंस की बात करता है, इसमें बताता है कि कैसे होगा। सच रिपोर्ट कहाँ पे किया जाएगा, या तो रिपोर्ट आप स्पेशल जोनाइल पुलिस यूनिट को कर सकते हैं या फिर लोकल पुलिस में आप कर सकते हैं। तो ये दोनों जगह पे आप कोई केस, मान लीजिए कोई भी ऐसा केस होता है तो आप ये दोनों जगह केस फाइल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति केस फाइल कर सकता है, यहाँ पे जाकर कंप्लेन दे सकता है, ठीक है, FIR दर्ज करा सकता है। एवरी रिपोर्ट गिवन अंडर दिस सब सेक्शन 1 शैल बी, जो भी रिपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा, पुलिस स्टेशन में दिया जाएगा, स्पेशल जोनाइल स्टेशन में दिया जाएगा, तो वो एंट्री नंबर और रिकॉर्डिंग राइटिंग के अंदर होगा। टू बी रीड ओवर द इन्फॉर्मेंट, जो बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जो लिखवाने आया है, उसको सुनाया भी जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ ये चीज़ आपने लिखवाया है। शैल बी इंटर टू द बुक टू बी कीप्ड बाय द पुलिस यूनिट, और पुलिस यूनिट इसको रिकॉर्ड में डालेगी, ठीक है ना। हूएवर रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 1 इज गिवन बाय द चाइल्ड, अगर रिपोर्ट जो सब सेक्शन 1 के अंदर, जो ये सब सेक्शन 1 के अंदर रिपोर्ट अगर बच्चे के द्वारा किया गया है, द सेम शैल बी रिकॉर्डेड अंडर सब सेक्शन 2 इन सिंपल लैंग्वेज में। अगर कोई बच्चा आकर रिकॉर्ड करवाता है
बच्चे के बिहाफ पर उसका पेरेंट्स अगर रिकॉर्ड करवाते हैं तो, या कोई व्यक्ति बच्चे के बिहाफ पर रिकॉर्ड करवा रहा है तो वो भी करवा सकता है, लेकिन खुद बच्चा अगर रिकॉर्ड करवाने आता है तो वो भी रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोसीजर यही होगा, किसी पुलिस स्टेशन में चला गया वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा सिंपल लैंग्वेज में, और बच्चे को उस कंटेंट को समझाया जाएगा। बच्चे को चाइल्ड को अंडरस्टैंड होना चाहिए, ताकि उसको बताया भी जाएगा कि ये चीज़ें हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, सिंपल वे में। इन केस ऑफ द कंटेंट आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द लैंग्वेज नॉट अंडरस्टूड बाय चाइल्ड, अगर मान लिया कोई ऐसा कंटेंट लिखा गया है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, ट्रांसलेटर या फिर इंटरप्रेटर लाया जाएगा, हैविंग सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो, जिसको पेमेंट किया जाएगा, कुछ फी दिया जाएगा, और वो बच्चे को टू प्रोवाइड टू द चाइल्ड इफ ही फेल टू अंडरस्टैंड द सेम, यानी कि उसी व्यक्ति को लाया जाएगा और वो व्यक्ति जो एक्सपर्टाइज व्यक्ति होंगे वो बच्चे को पूरा एक्टिविटी समझा देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद है वेयर द जुनाइल जस्टिस पुलिस यूनिट और लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड, अगर उसको लगता है कि चाइल्ड अगेंस्ट जो वो ऑफेंस हुआ है, कमिट हुआ है इन द केयर ऑफ प्रोटेक्शन, देन इट शैल आफ्टर रिकॉर्ड करने के बाद द रीजन राइटिंग मेक द इमीडिएट अरेंजमेंट टू गिव हिम सच केयर और प्रोटेक्शन, देगा उस बच्चे को इमीडिएट, इंक्लूडिंग एडमिटिंग द चाइल्ड टू शेल्टर होम वगैरह में उसको ले जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो, या हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल ले जाएगा, और टू द हॉस्पिटल ले जाएगा 24 आवर्स ऑफ द रिपोर्ट में भी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसको लेके जाएगा। मतलब कोई गैंग रेप या फिर कोई रेप की एक्टिविटीज़ हुई है या कुछ भी ऐसा हुआ है तो पुलिस तुरंत उसको हॉस्पिटल भी ले जाएगी, वहाँ पे जाकर उसके 24 घंटे के अंदर वहाँ पे उसकी जांच वगैरह करवाएगी, ठीक है। तो ये सारी प्रोसीजर्स लिखे गए हैं। स्पेशल जुनाइल पुलिस यूनिट या लोकल यूनिट क्या करेगी, विदाउट अननेसेसरी डिले, सेम चीज़ जो ट्रेडिशनल बातें हैं कि बिना अननेसेसरी डिले के और विदाउट पीरियड 24 आवर रिपोर्ट करेगी मैटर को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। ये चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आ गया मेन चीज़। ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाई जाती है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आपने जे एक्ट के अंदर आपने पढ़ा होगा, जुनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर, ये यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को रिपोर्ट करेगी पुलिस, बताएगी, एंड द स्पेशल कोर्ट वेयर नो स्पेशल कोर्ट, अगर नहीं है तो कोर्ट ऑफ सेशन को बताया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी जिला में मान लीजिए स्पेशल कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट नहीं है तो कहाँ पे बताया जाएगा, कहाँ पे केस जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, सेशन कोर्ट, ठीक है ना, जिला न्यायालय में, जिला सत्र न्यायालय, ठीक है, तो सत्र न्यायालय बोलेंगे आप, तो यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द चाइल्ड फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन स्टेप टेकन टू रिगार्ड। ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, इसको याद रखिएगा, 6 नंबर क्लॉज, ठीक है ना। यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर है अगर स्पेशल कोर्ट नहीं होता है तो, ठीक है। इसके बाद नो पर्सन शैल इंक्लूड द लाइबिलिटी व्हेन एवर द सिविल और क्रिमिनल फॉर गिविंग द इन्फॉर्मेशन इन गुड फेथ वगैरह में देता है तो उसके ऊपर नहीं जाएगा, तो सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि सेक्शन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको एक एक लाइन बता दिया हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसको स्किप करके चलूँगा, फिलहाल तब तक सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है, सेक्शन 19 तक हर चीज़ बता दिया हूँ। सेक्शन 20 के अंदर आते हैं, ऑब्लिगेशन ऑफ द मीडिया, यहाँ तक समझ गए होंगे प्रोसीजर्स कैसे होंगे, प्रोसीजर के बारे में था। अब आते हैं मीडिया ट्रायल के ऊपर। देखा ना आज तक क्या होता है, आजकल तो न्यूज़ ऐसे ही है, तुरंत आता है कोई न्यूज़ तुरंत उसको मीडिया में डाल देते हैं। अभी हुआ था ना एक बच्चे के पॉस्को एक्ट के ऊपर, अभी आज तक की जो एंकर हैं उनके ऊपर लगा था कि उन लोगों ने बच्चों की आइडेंटिटी वगैरह को डिस्क्राइब कर दिया था, अभी हाल का ही ये न्यूज़ है। तो वहाँ पे उन लोगों के साथ जो बड़ी एंकर हैं उनके ऊपर भी गया था, तो वो सभी लोगों के ऊपर ये पॉस्को एक्ट से तो लगा था कि इसके अंदर उन लोगों ने एक बच्चे का आइडेंटिटी वगैरह बताया था, तो यही वो सेक्शन है। आइए इसके बारे में देख लें। ऑब्लिगेशन ऑफ द मीडिया स्टूडियो एंड पोर्नोग्राफिक फैसिलिटीज टू रिपोर्ट द केसेस, ठीक है। अब एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया हो, होटल हो, लॉग हॉस्पिटल हो, क्लब हो, स्टूडियो हो, फोटोग्राफिक फैसिलिटी बाई वट एवर नेम कॉल्ड irrespective of the number of the child employed shall coming across any material of the object sexually exploit the child, ये नहीं करेंगे। इसके साथ स्पेशल पुलिस यूनिट, लोकल यूनिट, और इन केस में भी ये देखिए सिंपल सा चीज़ है, ऑब्लिगेशंस की बात करता है मीडिया के बारे में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये सेक्शन याद रखना है। अगर इस तरह के एक्टिविटीज़ को करते हैं, ऑब्लिगेशन है मीडिया को, स्टूडियो को, पोर्नोग्राफिक फैसिलिटी टू रिपोर्ट द केसेस, कैसा केस आता है तुरंत आप उसकी नेम, आइडेंटिटी, ये सब चीज़ों को तो पब्लिश नहीं करेंगे ना। रेप के भी कंडीशन में चीज़ें मेंशन की गई हैं, ठीक है। रेप विक्टिम का तुरंत आइडेंटिटी वगैरह उसको पब्लिश नहीं करना है जब तक कि परमिशन ना मिले कोर्ट से, तो वही सारी चीज़ें हैं।
यहाँ पे अगर इस तरह का एक्टिविटीज़ अगर होता है तो उसके लिए पनिशमेंट दिया गया। पनिशमेंट क्या दिया गया है कि अगर ऐसा कोई एनी पर्सन अगर इस तरह का एक्टिविटीज़ करता है, यानी कि ये मीडिया हाउस या ये सब चीज़ अगर लोग करते हैं, तो जो वो उनको रिकॉर्ड के अंदर लाया जाएगा। और उसके लिए क्या पनिशमेंट दिया गया है, शैल बी पनिशमेंट फॉर नेक्स्ट इनटू 6 मंथ और फाइन। 6 महीने तक की पनिशमेंट की बात की गई है, 6 मंथ की, ठीक है ना। और इसके साथ या फिर फाइन है, या फाइन के साथ भी एनी पर्सन इन चार्ज ऑफ द एनी कंपनी, अगर मान लो कंपनी का कोई इंचार्ज है, सीईओ है और किसी इंस्टीट्यूशन का, और हु फेल टू रिपोर्ट द कमीशन ऑफ द ऑफेंस अंडर सबसेक्शन 1 सेक्शन 19 रिपोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट ऑफ हिज कंट्रोल शैल पनिश विद द 1 ईयर और द फाइन। 1 साल या 1 साल के लिए, 1 साल या 1 साल के लिए, यहाँ पे 1 साल का मेंशन किया गया, ठीक है ना। और अंडर द सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड अंडर द सबसेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई टू अ चाइल्ड अंडर दिस एक्ट। ये देखिए यहाँ पे समझ गए होंगे आपको, जहाँ पे अगर इंस्टीट्यूशन वाली बात आती है तो इंस्टीट्यूशन का अगर कोई डायरेक्टर है, कोई बड़ा जो हैंडल करने वाला व्यक्ति है कंपनी का, वो अगर रिपोर्ट नहीं करता है उस केस को, उसको रिपोर्ट नहीं करता है, तो वहाँ पे 1 ईयर का है और बाकी के लोगों के लिए 6 महीने का है, ठीक है। अब रिपोर्ट क्या नहीं करेगा, रिपोर्ट में देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या क्या है, एनी पर्सनल ऑफ द मीडिया और द होटल और द लॉग और द हॉस्पिटल और द क्लब और स्टूडियो और photographic facility by whatever the name called irrespective of the number of the person employed thereof shall on coming across any material or the object which is sexually exploitation of the child, sexually exploitation of the child होता है including the pornography। किसी होटल के अंदर, किसी मीडिया हाउस के अंदर अगर इस तरह का एक्टिविटीज होता है, आइडेंटिटी वाली अलग चीज़ थी जो मैंने आपको अभी बताया, वो आइडेंटिटी वाली आएगी कि आइडेंटिटी वगैरह की बात किए थे। लेकिन ये सेक्शन क्या बात करता है, ये सेक्शन बात करता है कि मान लीजिए कोई स्टूडियो है, मीडिया है, होटल है, किसी भी जगह पे अगर कोई पोर्नोग्राफिक एक्टिविटी बच्चे के साथ हो रहा है तो उसको रिपोर्ट भी करना है, ठीक है ना। उसको क्या करना है, रिपोर्ट करने की बात करता है। अगर इस तरह की एक्टिविटी होता है, रिपोर्ट किसको रिपोर्ट करेगा, पुलिस यूनिट को, स्पेशल पुलिस यूनिट, लोकल पुलिस यूनिट को रिपोर्ट करेगा। अगर नहीं रिपोर्ट करेगा, सेक्शन नंबर 20 यही बोलता है, अगर नहीं रिपोर्ट करेगा तो 6 महीने तक की सजा है। और इंस्टीट्यूशन का अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर कंपनी का मालिक है, वो नहीं रिपोर्ट करता है तो 1 साल की सजा उसके लिए है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ये रिपोर्ट को लेकर था। इसके बाद पनिशमेंट फॉर फॉल्स, और जो मैंने आपको भी बताया, एग्जाम्पल दिया है आज तक वाला, इस तरह का आइडेंटिटी भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। आइडेंटिटी जो है, आइडेंटिटी आप उसका डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है ना। आइडेंटिटी डिस्क्लोजर वाली चीज़ें नहीं होगी, आइडेंटिटी नॉट डिस्क्लोज। अगर डिस्क्लोज किया जाता है तो उस पर भी पनिशमेंट दिए गए हैं, ठीक है ना। ये समझ गए सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 21 और 22 में आते हैं पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेन। अगर कोई व्यक्ति फॉल्स कंप्लेन फाइल करता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन देता है, तो उसके लिए क्या है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि गलत इन्फॉर्मेशन, किसी को फंसाने के लिए वो किसी ने आरोप लगा दिया कि उसने ऐसा ऐसा किया है हमारे बच्चे के साथ, इस बच्चे के साथ, तो उस पर क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, एनी पर्सन हु मेक ए फॉल्स कंप्लेन, अगर कोई व्यक्ति फॉल्स कंप्लेन सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 7, जो भी है 5, 6, 7, 9 के अंदर अगर फॉल्स कंप्लेन करता है विद द इंटेंशन टू ह्यूमिलिएट, एक्सटॉर्ट, और उसको डिफेम करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को, तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। मैक्सिमम पनिशमेंट में एक्सटेंड टू 6 मंथ और द फाइन और बोथ। 6 महीने की सजा है और फाइन या दोनों चीज दिया जा सकता है, ठीक है ना। वेयर द फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड। ये तो हो गया चाइल्ड के बिहाफ पर किसी ने किया, ठीक है ना। लॉ में यही तो एक खासियत है, चाइल्ड के बिहाफ पर किसी ने अगर किया तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया कि चाइल्ड के बिहाफ पर किसी ने किया तो उसको कितने दिन का, कितने 6 महीने की सजा मैक्सिमम। लेकिन मान ली बच्चे ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया, इन्फॉर्मेशन गलत दे दिया, मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो कोई भी नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज्ड ऑन चाइल्ड, बच्चे के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिएगा बच्चे के ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं लगेगा, ठीक है ना। जे एक्ट में मेंशन है तो कैसे पनिशमेंट लग जाएगा, ठीक है। Whoever not being a child and making the false complaint, और कोई अगर चाइल्ड नहीं है, अगर फॉल्स कंप्लेन करता है क्लॉज नंबर 3 में, तो फॉल्स करता है तो क्या होगा, विक्टिमाइज करता है, सच एनी ऑफेंस ऑफ द एक्ट शैल पनिश विथ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 1 ईयर और द फाइन। 1 साल, 1 साल से ज्यादा की फाइन की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सेक्शन नंबर 22 आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे आते हैं सेक्शन नंबर 23 के ऊपर। 23 बात करता है प्रोसेस फॉर मीडिया। ये मैंने बता दिया आपको पहले, सेक्शन नंबर 21 पढ़ाते समय मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 23 वही बात करता है, प्रोसीजर फॉर मीडिया
मीडिया के लिए क्या प्रोसीजर, नो पर्सन शैल मेक एनी रिपोर्ट और प्रेजेंट कमेंट और एनी चाइल्ड any form of media of studio photographic facility without having complete and authentic information which have been reflect or lowering the reputation of the privacy। यानी कि बिना किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, बिना किसी रिपोर्ट के कोई भी मीडिया, कोई भी मीडिया हाउसेज या रिपोर्टिंग हाउसेज, फोटोग्राफिक हाउसेज कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं करेगी। इसके साथ क्या है, नो रिपोर्ट इन द मीडिया शैल बी डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इंक्लूडिंग हिज नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ, फैमिली डिटेल, स्कूल, नेबरहुड, ये किसी भी चीज़ को लेकर इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया आइडेंटिटी के बारे में, वो यहाँ पे सेक्शन नंबर 23 में मेंशन किया हुआ है। ठीक है ना, सेक्शन नंबर 23 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, सेक्शन नंबर 23 यहाँ पे आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं बच्चे का। ठीक है ना, इसके साथ क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट फॉर द रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन द राइटिंग द स्पेशल कोड इज कंप्लीटेड बाय द केस अंडर दिस एक्ट एनी परमिट द डिस्क्लोजर एंड ओपिनियन के इंटरेस्ट के साथ कोर्ट ऑर्डर करेगी तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे एनी भी। ठीक है, अगर कोई पब्लिशर है, ओनर है मीडिया हाउस का और फैसलेट ज्वाइंटली और सेवरल लाइबल फॉर द एक्ट ओमिशन ऑफ हिज एम्प्लॉय अगर कोई करता है तो उसके लिए लाइबल होगा। ठीक है ना, सेल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबल फॉर द एक्ट एंड ओमिशन ऑफ द एम्प्लॉय। ये किसमें प्रिंसिपल एजेंट वाली यहाँ पे आ जाती है आपकी। ठीक है ना, प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पे जनरेट होता है लाइबिलिटी। ठीक है, एनी पर्सन हु कंट्रीवेन इन द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 शैल बी लाइबल फॉर विद पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ एंड मे बी एक्सटेंड टू द 1 ईयर। ठीक है, 1 साल तक अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, मान लो कोई मीडिया हाउस ने ऐसा कर दिया है ना, आइडेंटिटी पब्लिश कर दी, तो क्या होगा, नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने कम से कम सजा दी जाएगी। 6 महीने से 1 साल की सजा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है ना, 1 साल की सजा और इसके साथ फाइन भी है, और द फाइन और या फाइन लगेगा भी, फाइन नहीं भी लगेगा, बहुत भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया। अब आएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 6 के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई कन्फ्यूजन? मेरे हिसाब से किसी कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। चलिए अगला है चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। अब बच्चे का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कैसे होगा, पहले तो आपने देख लिया सूट कहाँ, केस कहाँ फाइल किया जाएगा, कंप्लेंट कहाँ होगा, एफआईआर कहाँ होगा, सबने देख लिया आपने। कौन करेगा ये भी देख लिया आपने, गलत किया तो क्या होगा ये भी देख लिया आपने, कौन कौन करेगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर क्या रूल है, सब कुछ देख लिया आपने। अब पढ़ेंगे स्टेटमेंट क्या है, कैसे होगा ये, रिकॉर्डिंग कैसे होगा, प्रोसीजर क्या होगा रिकॉर्डिंग का, बच्चे का स्टेटमेंट कैसे रिकॉर्ड होगा। तो पहला सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24 बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की रिकॉर्डिंग कैसे होगी, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगी, द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्ड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड। बच्चा जहाँ रहता है वहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और या फिर एट द प्लेस वेयर ही यूजुअली रिसाइड, जहाँ वो, या फिर मान लिया कहीं जहाँ वो रहता है, कोई ऐसा बच्चा है जो कहीं जहाँ पाया जाता है वहाँ रिकॉर्ड हो सकता है, और वेयर ही यूजुअली रिसाइड एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, या उसके पसंद की किसी जगह पे, एंड फॉर द प्रैक्टिसेबल बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। एक महिला पुलिस इंस्पेक्टर होगी जो सब इंस्पेक्टर रैंक की होगी, या उससे अधिक होगी, उससे कम की नहीं होगी, जो इसको रिकॉर्ड करेगी। ठीक है ना, कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर। ठीक है, मतलब एज फॉर द प्रैक्टिसेबल बाय द वुमेन पुलिस ऑफिसर, मतलब वुमेन पुलिस ऑफिसर होनी चाहिए। ठीक है ना, अब क्या कहता है, द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल नॉट बी यूनिफॉर्म। जो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेंगे वो यूनिफॉर्म में नहीं रहेंगे। ठीक है, विदाउट यूनिफॉर्म रहेंगे जो रिकॉर्डिंग करेंगे। इसके बाद द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शैल वाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड इंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड कम टू द कॉन्टैक्ट विद एनी विद द एक्यूज्ड। यानी जिसके खिलाफ बच्चा कंप्लेन देने आया है वो उसके खिलाफ में, वो उसके साथ कांटेक्ट में ना आए, इसका ध्यान रखेगी पुलिस। और इसके साथ नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन।
किसी भी रीजन से बच्चे को पुलिस स्टेशन में रात में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। और द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द सेवरल कोर्ट बाय द इंटरेस्ट ऑफ कोर्ट के, जब तक कोई इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। स्पेशल कोर्ट डायरेक्शन देगा तो अलग बात है, बट जब तक कुछ ऐसा ना हो तब तक बच्चे की आइडेंटिटी, उसकी फैमिली डिटेल्स, उसकी एड्रेस, सब कुछ पुलिस इसको नहीं बताएगी किसी भी व्यक्ति को, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन, ये एक आपका ये सारी चीज़ें जो सारी रूल्स है इसको फॉलो करेगी कोर्ट, इसको फॉलो करेगी पुलिस स्टेशन, ठीक है। रिकॉर्डिंग करते समय, स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते समय। अब देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 164 के अंदर सीआरपीसी की 164 बात करती है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट बाय ए मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्डिंग जो 164 के अंदर किया जाएगा सीआरपीसी के अंदर, तो उसमें मजिस्ट्रेट जो रिकॉर्ड करेगी स्टेटमेंट को, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखेगी जो भी ऊपर की चीज़ें आपने देखा हुआ है। इसमें क्या है, प्रोविजन कंटेन इन द फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द कोड शैल परमिट द प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड शैल नॉट अप्लाई इन दिस केस, ठीक है। एक्यूज का एडवोकेट इसमें अवेलेबल नहीं होंगे, ये अप्लाई नहीं होगा। ये जो टर्म आपको सेक्शन 164 के अंदर आपको जो चीज़ मिलता है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 164 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है वो मजिस्ट्रेट इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। मजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड द चाइल्ड एंड हिज पेरेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, और मजिस्ट्रेट जो है कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ उसका एक कॉपी देंगे बच्चे को, उसके पेरेंट्स को, उसके रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी देंगे, सेक्शन 207 ऑफ कोड के अंदर, फॉर फाइनल रिपोर्ट बीइंग फाइल्ड बाय द पुलिस अंडर 173। और जो चाइल्ड के लिए जो पुलिस फाइनल रिपोर्ट सेक्शन 173 के अंदर जो फाइल करती है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आते हैं एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। कुछ एडिशनल प्रोविजंस दिए गए हैं सेक्शन 26 के अंदर। अब एडिशनल प्रोविजंस में क्या क्या है जी, मजिस्ट्रेट और पुलिस जो है वो रिकॉर्ड करेंगे स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन द चाइल्ड जिस पर कॉन्फिडेंस करता है, जिसपे बच्चे को भरोसा है, उसके प्रेजेंस में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर इन केस ऑफ टेकिंग द असिस्टेंस ऑफ द ट्रांसलेटर का अगर वो हेल्प लेते हैं, इंटरप्रेटर का हेल्प लेते हैं, तो उसका पेमेंट और फी जो है वो रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट उसको रिकॉर्ड करेंगे। स्टेटमेंट मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज द केस में भी द चाइल्ड हैविंग मेंटल और फिजिकल डिसेबिलिटी है, अगर बच्चे को स्पेशल एजुकेटर और एनी पर्सन फैमिलियर विद द मैनर ऑफ द कम्युनिकेशन, मान ली कोई व्यक्ति उसके साथ बात करता है, उसको जानता है, उसको बुलाएंगे, कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे, और इसके बाद एंड ऑन द पेमेंट ऑफ सच फी उसको रिकॉर्ड करवाएंगे, उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेन पॉसिबल हो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एज मे केस में भी शैल इंश्योर दैट द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज रिकॉर्डेड बाय द ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक वे, ठीक है। ऑडियो में ऑडियो प्लस वीडियो दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड हो, ये इंश्योर करेंगे, ठीक है ना। तो ये था सेक्शन नंबर 26। 27 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड, ऐसा कोई एक्टिविटी होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी तो होगा, तो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बच्चे का करवाया जाएगा, और कमिटेड जिसके साथ क्राइम हुआ है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट कंप्लेन होने के बाद हैज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड फॉर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बी कंडक्टेड विद द 164 सेक्शन 164A 164A के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। 164A सीआरपीसी का है जो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करता है, ठीक, कराया जाएगा उस बच्चे का 24 घंटे के अंदर। इन केस ऑफ द विक्टिम, अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय द डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, महिला डॉक्टर के द्वारा करवाया जाएगा अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो। और मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स, बच्चे का पेरेंट्स हो या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो उस बच्चे का जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, कॉन्फिडेंस हो। ऐसा बहुत बता नहीं, लावारिस बच्चे हैं, रोड के ऊपर रहते हैं, या ऐसे कोई बच्चे जिसके माता पिता जिंदा ही नहीं है, तो वैसे बच्चे किसी ना किसी को तो भरोसा कर रहे होंगे, उनके प्रेजेंस में होगा, ठीक है। वेयर इन द केस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर टू सब्सटेंस कैन नॉट बी प्रेजेंट, हमारे कोई भी नहीं है उस बच्चे का, तो इन दिस केस ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशन।
उस जिस हॉस्पिटल में उस बच्चे की जांच हो रही है, मेडिकल एग्जामिनेशन हो रही है, वहाँ का जो हेड इंस्टीट्यूशन जिसको डिसाइड करेगा वो व्यक्ति उसके प्रेजेंस में ये मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। ठीक है ना। तो ये मेडिकल एग्जामिनेशन सेक्शन 164A CRPC के अंदर कराया जाएगा और महिला करेगी, महिला डॉक्टर करेंगी। अगर गर्ल चाइल्ड होती है तो बाकी कोई भी कर सकता है, अगर मेल चाइल्ड हुआ तो। ठीक है। इसके बाद बाकी की सारी चीज़ यहाँ पे आपको सेक्शन 27 में ये मेंशन है, जो आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है सेक्शन से याद रखना और प्रोसीजर्स को याद रखना। यहाँ पे वुमेन चाइल्ड ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, 3 चैप्टर बच गए हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए चैप्टर नंबर 7 देखते हैं। स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट किसे कहते हैं? स्पेशल कोर्ट, डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट, इसके अंदर ट्रायल, जैसे स्पेशल पुलिस यूनिट आपने देखा, दो चीज देखा ना आपने, स्पेशल पुलिस यूनिट, स्पेशल पुलिस यूनिट, इसके बाद पुलिस स्टेशन, जिसमें आपको बताया मैंने पुलिस स्टेशन हो गया, लोकल पुलिस स्टेशन हो गया। ठीक है। अब इस तरीके से आपको स्पेशल कोर्ट है, यानी यहाँ से जो मामले जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? स्पेशल कोर्ट में। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया कि स्पेशल कोर्ट जो है, स्पेशल कोर्ट अगर नहीं होता है तो कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा, सत्र न्यायालय। कोर्ट ऑफ सेशन इस मामले को सुनवाई करेगी। ठीक है ना। तो देखिए स्पेशल कोर्ट की बात करूं तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग द स्पीडी ट्रायल, स्पीडी ट्रायल की तरफ तौर पे हो, फास्ट इसका निवारण हो सके, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से, और consultation with the chief justice of the high court by notification of official gazette designate for the each district a court of session to be the special court to try the offence under this act। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सेक्शन 28 का 1 याद रखिएगा। स्पेशल कोर्ट कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं, केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन के साथ स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। कहाँ बनाएगी? ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। ईच डिस्ट्रिक्ट में बनाएगी। किसको बनाएगी? कोर्ट ऑफ सेशन को ही स्पेशल कोर्ट बना देगी, कोई अलग से कोर्ट बना सकती है। फिलहाल यहाँ मेंशन है कोर्ट ऑफ सेशन टू बी द स्पेशल कोर्ट टू ट्राई द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये चीज़ें, इसलिए ध्यान रखिएगा। प्रोवाइडेड दैट इफ द कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज ए चिल्ड्रन कोर्ट अंडर द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, ए स्पेशल कोर्ट डेजिग्नेटेड फॉर द सिमिलर पर्पस एंड एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन्फोर्स, देन द सच कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी द स्पेशल कोर्ट। पहले से हमारे वो चिल्ड्रन कोर्ट बना हुआ है ना, चिल्ड्रन कोर्ट, उसको भी स्पेशल कोर्ट बोलेंगे। ठीक है ना। उसको माना जाएगा कि वो स्पेशल कोर्ट है। यहाँ पे ये चीजें मेंशन है। वाइल ट्राइंग द ऑफेंस on this section, special court shall also try the offence other than the offence referred to subsection 1 which is similar which we accused may under the code of CRPC has changed the same trial। ठीक है। अब स्पेशल ट्रायल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट एनी ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे बेसिकली आपके लिए ये इंपॉर्टेंट था सेक्शन 21 का A1 क्लॉज 1। ठीक है। यह क्लॉज 1 आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 29 की तरफ। सेक्शन नंबर 29 कहता है प्रिजम्पशन एज टू ए सर्टेन ऑफेंसेस। कोर्ट कुछ चीज़ों में प्रिज्यूम करके चलेगी। जैसे आपने एविडेंस एक्ट जब आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आपको प्रिजम्पशन वर्ड बहुत बार यूज किया हुआ है। प्रिजम्पशन मतलब होता है अवधारणा, यानी कि प्रिज्यूम करके चलना। तो यहाँ पे भी वही बात करता है सेक्शन नंबर 29, प्रिजम्पशन एज टू ए सर्टेन ऑफेंसेस। कुछ ऑफेंसेस में प्रिज्यूम किया जाएगा। क्या प्रिज्यूम किया जाएगा? व्हेन ए पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग और अबेटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट द ऑफेंस, सेक्शन 3, 5, 7, 9 के अंदर, जिस एक्ट के जो सेक्शंस हैं इसके अंदर अगर कोई पाया जाता है तो स्पेशल कोर्ट ऐसा मान के चलेगी कि वो पर्सन हैज कमिटेड और अबेटेड और अटेम्प्टेड टू कमिट द ऑफेंस एज द केस में बी अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। जब तक साबित ना हो जाए तो कोर्ट ये मान के चलेगी कि व्यक्ति कॉन्ट्ररी है, प्रिज्यूम करके चलेगी। ठीक है ना। इस तरह के अगर सेक्शन 3, 5, 7, 9 वाली अगर कोई क्राइम करता है तो, ठीक है, किसी के ऊपर लायबिलिटी आती है तो।
तो यह होगा सेक्शन नंबर 29। 30 में प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच रिक्वायर द कल्पेबल मेंटल स्टेट ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्यूज्ड एंड द स्पेशल कोर्ट इसको भी प्रिज्यूम करके चलेगी। क्या प्रिज्यूम करके चलेगी कि सच मेंटल कंडीशन बट इट शैल बी द डिफेंस ऑफ द एक्यूज्ड टू प्रूव द फैक्ट दैट ही हैज नो सच मेंटल कंडीशन। मतलब अगर सेक्शन नंबर 3, 5, 7, 9 के अंदर क्राइम जो हुआ है उसमें कोर्ट स्पेशल कोर्ट जो है स्पेशल कोर्ट ये मान के चलेगी कि एक्यूज्ड गिल्टी है, एक्यूज्ड ने ऐसा किया हुआ है, मेंटल स्टेज उसका वैसा ही था, ऐसा कुछ चीज़ों मान के चलेगी। पूरी तरीके से घोषणा नहीं कर देगी कि बिना ट्रायल के ही, बट ऐसा मान के चलेगी कि उस व्यक्ति का इंटेंशन था, मेंटल कंडीशन था, ठीक है, मेंटल कंडीशन वैसा ही था। इस व्यक्ति को प्रूफ करना पड़ेगा, ओनरशिप व्यक्ति के उस पर्सन के ऊपर होगा, एक्यूज के ऊपर होगा कि उसको ये प्रूफ करना होगा कोर्ट को कि उसकी मेंटल स्थिति वैसी नहीं थी, गलत नहीं थी। ये सारी चीजें ओनर्स ऑफ द प्रूफ उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ए फैक्ट सेड टू बी प्रूव्ड ओनली व्हेन द स्पेशल कोर्ट बिलीव टू एग्जिस्ट द बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड नॉट मियरली व्हेन एग्जिस्टिंग टू एस्टैब्लिश बाय देयर प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे ये सारी चीजों को समझ गया। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिखा हुआ इन दिस सेक्शन कल्पेबल मेंटल स्टेट इंक्लूड्स इंटेंशन, मोटिव, नॉलेज ऑफ द फैक्ट, बिलीव, रीजन, ये सब चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीजें थी जो कि आपको बेसिकली यहाँ पे क्लियर रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ओनर्स ऑफ प्रूफ जो है, ओनर्स ऑफ प्रूफ होगा एक्यूज के ऊपर होगा, ठीक है, एक्यूज के ऊपर होगा, उसे प्रूफ करना होगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, क्लियर होगा। अब आते हैं अगला सेक्शन नंबर 31 एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ CRPC टू प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट में क्या एप्लीकेशंस होंगे इसके बारे में बात करता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे याद देखिए बिफोर द स्पेशल कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ द सेट प्रोविजन स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी ए कोर्ट ऑफ सेशन एंड द पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये सरकारी वकील होगा जो सरकार की तरफ से होगा, है ना, PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे। यहाँ पे स्पेशल कोर्ट और स्पेशल कोर्ट को डीम किया जाएगा किसके तरह मानेगा किसके तरह माना जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन की तरह पे इसको माना जाएगा, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होगा, चूंकि स्पेशल लॉ है, स्पेशल एक्टिविटीज वाले लॉ हैं, है ना, पॉस्को एक्ट है, स्पेशल लॉ है, इसलिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होंगे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होंगे, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अलॉट किए जाएंगे, यानी स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गजट अपॉइंट स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर एवरी स्पेशल कोर्ट फॉर कंडक्टिंग केसेज ओनली अंडर दिस प्रोविजन, ठीक है। ए पर्सन हु एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर सबसेक्शन 1 ओनली इफ हैज प्रैक्टिस एंड नॉट लेस देन 7 ईयर एज एडवोकेट। 7 साल का कम से कम प्रैक्टिस अगर हो तो उस व्यक्ति को अपॉइंट किया जा सकता है, 7 साल से कम वाले को नहीं किया जाएगा, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। एवरी पर्सन अपॉइंटेड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन द मीनिंग ऑफ क्लॉज 2 ऑफ CRPC, ठीक है। जिसको अपॉइंट किया जाएगा, जिस व्यक्ति को अपॉइंट किया जाएगा वो CRPC के अंदर सेक्शन 2 के अंदर क्लॉज सेक्शन 2 के अंदर जो आपका क्लॉज नंबर U दिया हुआ है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का वो होना चाहिए, यानी वहाँ पे भी डिफाइन पहले पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई होगा उसी को मतलब साफ साफ बताया जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही मान लीजिए उसी को बना देंगे स्पेशल PP, ठीक है, उसी को स्पेशल PP बना देंगे 7 साल का एक्सपीरियंस वाले, 7 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस वाले। तो ये आपका पूरा सेक्शन नंबर 32 था जो आपको मैंने बताया, ठीक है, हाँ समझ गए हुए, इंपॉर्टेंट था, बहुत ईजी था। अगला है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 को एक बार देखते हैं, थोड़ा सा रुक जाते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, पीछे का देख लीजिए सारे जितने चीज़ों को बताया मैंने, कहीं पे कोई डाउट हो तो बता दीजिए, सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 8 है, सॉरी चैप्टर नंबर 8 एक बार देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है। प्रोसीजर एंड पावर की बात करता है, स्पेशल कोर्ट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट और उसके रिकॉर्डिंग और एविडेंस की बात करता है, ठीक है। चलिए सेक्शन नंबर 33 को देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 33 कहता है प्रोसीजर एंड पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट का क्या क्या प्रोसीजर होंगे, क्या क्या पावर होंगे। देखिए स्पेशल कोर्ट मे टेक ए कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस
without the accused being committed to for the trial upon receiving the complaint of the fact which constitute such offense और अपॉन द पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट वगैरह आता है तो उसके बिहाफ पर स्पेशल कोर्ट के पास ये पावर है उस चीज़ को ट्रायल करने का, ठीक है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एज और द केस में बी काउंसिल अपीयर फॉर द एक्यूज्ड सेल रिकॉर्डिंग द एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड कराएंगे और कम्युनिकेट द क्वेश्चन टू पुट द चाइल्ड टू द स्पेशल कोर्ट विच विल टर्न और पुट द क्वेश्चन टू द चाइल्ड, ठीक है। क्वेश्चन जैसे एग्जामिनेशन ये सब होता है ना प्रोसीजर्स, वो सारे प्रोसीजर्स यहाँ पे अपनाए जाएंगे और स्पेशल कोर्ट में इफ द कंसिडरेशन नेसेसरी परमिट अ फ्रीक्वेंट ब्रेक फॉर द चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल्स। चाइल्ड जब बच्चे का जब ट्रायल होता है तो उस दौरान में ब्रेक्स वगैरह दिए जाएंगे और एक साथ उसकी सारी आपकी नहीं की जाएगी, ट्रायल पूरी एक साथ नहीं की जाएंगी, ठीक है ना। द स्पेशल कोर्ट शैल क्रिएट चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएगी, पूरा का पूरा वहाँ पे माहौल वैसा रहेगी, फैमिली मेम्बर्स हों तो और अच्छा है, नहीं है तो गार्जियन, फ्रेंड्स, रिलेटिव ये सभी लोग को रखा जाएगा जिसको जो वहाँ पे बुलाया जाएगा ताकि कुछ लोग वो रहें जिसके पास जिनकी फैमिलीज जो है वो उनको जाने। इसके साथ स्पेशल कोर्ट ये भी एज्यूम करेगी कि बच्चे किस तरीके से कोर्ट के अंदर रहेंगे उनके फ्रेंड को देखते हुए, उनके एसेसन को देखते हुए, ताकि ट्रायल और बेटर तरीके से कराया जा सके, इसका भी ध्यान रखेगी। स्पेशल कोर्ट ऑल्सो परमिट करेगी एग्रेसिव क्वेश्चन को, इसके साथ कोशिश करेगी कि इस तरह का कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए जो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो कोई एग्रेसिव क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, नॉर्मल सा ट्रायल होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पेशल कोर्ट ट्राई करेगी दैट आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड नॉट डिस्क्लोज ना किया जाए, किसी को कहीं भी इन्वेस्टिगेशन के बाहर ना जाए, पब्लिक में ना जाए, इसका ध्यान रखेगी। ये सारी चीज़ें जो कि कोर्ट को ध्यान रखना है। सेक्शन नंबर 33 में ये प्रोसीजर्स को बताया गया है। सेक्शन नंबर 34 के अंदर आते हैं। 34 बात करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय ए चाइल्ड। सेक्शन नंबर 20 देखिए, सेक्शन नंबर 32 तक बहुत ज़्यादा जरूरी था। 32 जो सेक्शन था, सेक्शन नंबर 32 यहाँ तक, यानी कि 1 से लेकर 32 तक आपको पूरा याद रखना है। 33 से लेकर 46 तक में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए बेसिक में क्या है, प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस बाय ए चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द एज बाय ए स्पेशल कोर्ट। देखिए अब देखिए आता है ना, अब बच्चा है, अब याद रखिए आपको निर्भया जब केस हुआ था, निर्भया जब केस हुआ था तो उसके अंदर जो एक कल्पित था उस कल्पित का एज क्या था, 18 साल से कम था। ये मैं आपको जुवेनाइल की बात बता रहा हूँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, तो उस समय भी एज का डिटर्मिनेशन वाली बात आ गई थी। यहाँ पे भी ये चीज़ है कि जिसके साथ क्राइम हुआ है, जिस बच्चे के साथ क्राइम हुआ है उस बच्चे का एज भी तो डिटरमाइन करना है ना। तो यार देखिए, वेयर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट इज कमिटेड बाय द चाइल्ड, अगर इस ऑफेंस जो कमिट किया गया है चाइल्ड के द्वारा, एंड सच चाइल्ड बी डील्स विद अंडर द प्रोविजन ऑफ इट। अब देखिए, अब बच्चे के द्वारा ही अगर कोई क्राइम किसी बच्चे के साथ हो गया तो उसकी पॉइंट की बात करता है सब क्लॉज 1 कि बच्चे ने, यानी कि चाइल्ड ने ही चाइल्ड के साथ ऐसा कर दिया, चाइल्ड ने ही चाइल्ड के साथ ऐसा कर दिया तो उसको जेजे एक्ट के अंदर, जेजे एक्ट से ट्रायल किया जाएगा, ठीक है ना। जेजे एक्ट वाली नियम लागू होगी इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए, इफ एनी क्वेश्चन अराइज इन द प्रोसीडिंग बिफोर द स्पेशल कोर्ट वेदर द चाइल्ड पर्सन ऑफ द चाइल्ड और नॉट, सच क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है कि वो चाइल्ड है नहीं है तो इसमें सच क्वेश्चन सब डिटरमाइंड बाय स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ अबाउट द एज ऑफ द पर्सन एंड इटसेल्फ रिकॉर्ड द राइटिंग द रीजन ऑफ सच डिटर्मिनेशन। सेम जेजे एक्ट में जैसे एज की डिटर्मिनेशन की बात की गई, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पूरा एक्ट पढ़ाया हूँ, देख लीजिए उस वीडियो को, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा इस आपके डिस्क्रिप्शन में हम जाएंगे तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उस पर क्लियरली ये चीज़ें बता दी हैं उसमें कि किस किस तरीके से कैसे कैसे ट्रायल होने वाला है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, ठीक है ना। यहाँ भी आपको कोर्ट डिटरमाइन करेगी, बच्चे ने बच्चे के साथ कर दिया तो बच्चे की एज को डिटरमाइन करना है, तो बच्चे की एज को डिटरमाइन करने के लिए कोर्ट ये देखेगी, ठीक है, समझ गया। इसके बाद देखिए, नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली बाय द सब्सिक्वेंट प्रूफ ऑफ द एज। नो ऑर्डर मेड बाय द स्पेशल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड मेयरली by and subsequent proof that the age of the person determined by the court subsequent was not correct age of that person, ठीक है। यहाँ पर समझ गया, ये था 34। 35 में देखेंगे, एज की समझ गया, जेजे एक्ट समझ गए, यहाँ तक आएगा। अब 35 के अंदर आते हैं। 35 में बात करता है पीरियड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ऑफ द चाइल्ड एंड डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग एक समय होगा, एक लिमिटेशंस होगा, उस लिमिटेशंस उस पीरियड के अंदर, क्योंकि
हम इस एक्ट में बात करते हैं स्पीडी ट्रायल के बारे में। स्पीडी ट्रायल, मोटिव तो यही है ना कि स्पीडी ट्रायल, स्पीड तरीके से स्पेशल कोर्ट इसलिए तो बनाए गए हैं कि बच्चे का के साथ जो भी क्राइम हुआ है वो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से तुरंत सॉर्ट आउट हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए, तो पीरियड क्या है, तो एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्ड विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। सेक्शन नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बात करता है, द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड विद इन द 30 डेज, 30 days of the special court taking the cognizance of the offence and there is a delay they recorded by the special। अगर कोई डिले होता है तो रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन 30 दिन के अंदर इसको रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, 30 डेज के अंदर। और स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल इफ पॉसिबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द टेकिंग द कॉग्निजेंस। और 1 साल का समय दिया गया है, 1 year के अंदर स्पेशल कोर्ट इस ट्रायल को खत्म कर देगा, ठीक है ना। पॉसिबल हो तो यहाँ पे यही चीज मेंशन कर दिया गया है कि पॉसिबल, इफ पॉसिबल, एज पर पॉसिबल विद इन द पीरियड ऑफ 1 year, 1 साल के अंदर पूरे केस को खत्म कर दिया। मैक्सिमम पूछ सकता है, एग्जाम में आता रहता है, ठीक है ना। तो ये 1 year वाला और ये 30 डेज वाला कंडीशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए अगला है आपका चाइल्ड नॉट टू सी एक्यूज एट द टाइम ऑफ टेस्टिफाइंग। अगर मान लीजिए टेस्टिफाई होता है, चाइल्ड एक्यूज नहीं है, छोड़ दिया जाएगा, सिंपल सा चीज है। द स्पेशल कोर्ट ऑफ द सच शैल बी इंश्योर्ड दैट अ चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज इन एनी वे टू द एक्यूज एट द टाइम ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, while at the time of ensuring that the accused in the position of to hear the statement of the child and communicate with his advocate for the purpose of subsection 1, special court may record the statement, record करेगी। सिंपल सा चीज़ यही है। 37 में देखेंगे ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा, ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन द कैमरा। इसका मतलब क्या होता है, स्पेशल कोर्ट शैल ट्राई द केस इन द कैमरा एंड इन प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स एंड ऑफ द चाइल्ड, या फिर कोई इसके जो जिसमें भरोसा करता है। पूरे पब्लिक समाज को बैठा के ट्रायल नहीं किया जाएगा कैमरा में, मतलब कि उसके जान पहचान नोन पर्सन को रखकर ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 37 की बात करता है, तो एग्जाम में आ भी सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। ट्रायल कैसे होगा, इस तरीके से कराया जाएगा, ठीक है। Provided that where the special court for the opinion of the child shall be examined at the place of order of the court, it shall be presumed that the provisions of the section 284 of the criminal procedure, ये ठीक है। Assistance to the interpreter or expert while recording the evidence of the child, इसमें वही है कि मदद करने की बात की गई कि जो इंटरप्रेटर या फिर एक्सपर्ट वगैरह के द्वारा मदद लिया जाएगा बच्चे को रिकॉर्डिंग करने के लिए, उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। वेन एवर द नेसेसरी द कोर्ट में टेक द असिस्टेंस, जहाँ पे जरूरत होगा वहाँ पे कोर्ट मदद लेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं था उतना, बस आपको यहाँ पे कंडीशन याद रखना है कि कोई भी इंटरप्रेटर एक्सपर्ट इसको अपॉइंट कर सकता है। चैप्टर नंबर 9 में आते हैं तो मिसलिनियस की बातें करता है। इसमें मिसलिनियस में एक चीज है, सेक्शन नंबर 39 देखेंगे तो 39 में गाइडलाइंस फॉर द चाइल्ड टू टेक द असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट। अब एक्सपर्ट जो अपॉइंट किए जाते हैं बच्चे के हेल्प के लिए, तो उसके लिए गाइडलाइंस क्या है, देखिए, सब्जेक्ट टू द सच रूल एज मे बी मेड ऑन द बिहाफ द स्टेट गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर द गाइडलाइन, स्टेट गवर्नमेंट प्रिपेयर करेगी गाइडलाइन फॉर द यूज ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल एक्सपर्ट, पर्सनल नॉलेजेबल पर्सन, इन लोगों के बिहाफ पर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, गाइडलाइंस बनाएगी, ठीक है ना। इसके बाद राइट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस बनाएगी, वहाँ ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है राइट ऑफ ए चाइल्ड to take assistance of legal practitioner subject to the provision of section 301 the CRPC, the family or the guardian of the child entitled to take the legal counsel for the choice of this offence, ठीक है। provided that if the family of the guardian of the child is unable to afford the legal counsel, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो लीगल सर्विस अथॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है वो उसको हेल्प करेगी, ठीक है। इसके बाद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 नॉट अप्लाई टू द सर्टेन केसेस, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 to 13 दिया गया है वो कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होंगे। इन द केस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ट्रीटमेंट अंडरटेकन अंडर द कंसेंट ऑफ द पेरेंट और गार्जियन, ठीक है। अल्टरनेट पनिशमेंट्स है, कुछ पनिशमेंट्स जो आपके आईपीसी के अंदर जो मेंशन किए गए हैं उसकी बात करता है ये, ठीक है। इसको एक बार देख लेना है, आपको स्टेटमेंट को रीड कर लेना है। बाकी क्या अमेंडमेंट्स है, आंध्रा में अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में सेक्शन 42 का 2 में देखेंगे, एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द एनी अदर लॉ, यानी कोई दूसरे एक्ट को ये डिवाइड नहीं करेगा, यानी कि क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन एडिशन टू नॉट टू डिरोगेट एनी प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, ठीक है। इसके बाद किसी दूसरे एक्ट को इफेक्ट नहीं करेगा ये एक्ट,
ठीक है। जे एक्ट में जो चीज़ मेंशन किया गया है वो अपना जे एक्ट के अंदर चलता रहेगा, और पॉस्को के अंदर जो मेंशन किया गया है वो पॉस्को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सेक्शन 43 कहता है पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द एक्ट। गवर्नमेंट जो है वो इस एक्ट के बारे में पब्लिक अवेयरनेस फैलाएगी लोगों के बीच में। इसमें यही बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एवरी स्टेट गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी, लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएगी कि पॉस्को एक्ट क्या होता है, और पॉस्को एक्ट में बच्चों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, चाइल्ड के प्रोटेक्शन के बारे में बात करेगी, ठीक है ना। ये हो गया सेक्शन नंबर 43। आते हैं सेक्शन नंबर 44 की तरफ। तो मॉनिटरिंग, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको बस बेसिकली रीड मार लेना है थोड़ा थोड़ा, ताकि क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन 44 मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। अब देखिए इस एक्ट के यानी पॉस्को एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में जांच कौन करेगा, कौन निगरानी रखेगा। तो इसको निगरानी रखने का काम किसका है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 एज द केस में बी द स्टेट गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 17। अब ये नेशनल स्टेट काउंसिल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट ये करेंगे, ठीक है ना। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रोटेक्शन करेगी, इस पूरे एक्ट का लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे ह्यूमन राइट के लिए ह्यूमन राइट वाले हैं, वैसे ही पॉस्को एक्ट के लिए ये नेशनल कमीशन वाले हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ठीक है। ये समझ गए। इसके आगे देखें, ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 45 देख लीजिए। पावर टू मेक रूल, कौन इसमें रूल बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर रूल बनाएगा। ये आपको ये इतना इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, और पावर टू रिमूव द डिफिकल्टी, रिमूव करने का पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट के पास है, ठीक है ना। मैंने सेक्शन लेट बाय दिया, सुन लो, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ पार्लियामेंट, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। होप सो कि आपको ये पूरी की पूरी लेक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। पूरी सेक्शन नंबर 1 से लेकर 46 तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। पॉस्को एक्ट में हम लोगों ने पूरी की पूरी डिटेल लेक्चर देखी है इस वन शॉट क्लास में। होप सो कि आपको यूपी पीसीएस जे की अगर आप तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी आप हिमाचल जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रही हो, इस लेक्चर को देखने के बाद आपको एक बार अपने एक्ट को यानी इस बेयर एक्ट को पढ़ लेना है। इसके बाद आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कहीं डाउट होता है कमेंट वगैरह कीजिए, आपको हेल्प करेंगे। इसके साथ चंदन सर टेक्स्ट बुक ये आप मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप इस पे चले जाइए, टेक्स्ट बुक पे चंदन सर टेक्स्ट बुक, इस यहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, और इसका पूरा का पूरा आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ कहीं भी अगर आपको इशू होता है तो। होप सो कि आपको पूरा लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे। थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है मे बी कहीं कहीं पे, बट कोशिश किया हूँ कि ज़्यादातर आपको इंगेज रख सकूँ, ठीक है। आगे फिर मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।